मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट जाना था। में से कितने लोगों को पता है कि पॉडकास्टिंग में, इंटरव्यू में और कंटेंट क्रिएशन में फ़र्क क्या है? आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि भाई पढ़ाई छोड़ दो, स्किल की तरफ आ जाओ। 100 साल पुराना घर था, इट हैड लाइक लिटरली ब्रोकन वॉल्स। मेरिट के मुताबिक नाम आ गया, अब आप ये सीट लेना चाहेंगे? मैंने कहा मेरे पास टाइम कितना है? कहते हैं आपके पास बस ये कॉल जितना ही टाइम है। बेसिकली वो फिल्म शोएब मंसूर साहब की फिल्म है, वास्ट स्केल पे शूट हुई हुई है। बेचारे अच्छा टाइम है तब वो रिलीज करें, ये मेरा सियासी बयान था। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इफ्तिखार ख़ान है। तो आज की स्टोरी टेलिंग के हवाले से किसी को अंदाज़ा है कि किस तरह की स्टोरी टेलिंग होगी? कोई एक बंदा बता दे, और तुम ही बता सकती हैं। सही। तो इसी हवाले से कि 5 मिनट स्टोरी टेलिंग में ये होगा कि कोई भी लाइफ एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी अगर बैड हो, अच्छा हो, किसी तरह की लर्निंग हुई हो उनके सारी जो करियर में है, उस हवाले से बयान कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले दावत देना चाहूँगा हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी साहब को कि वो स्टेज पे आएँ और आप सबको अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के हवाले से बताएं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कासिम अली शाह फाउंडेशन और आपका पूरी टीम का दैट आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ ह्यूज कम्युनिटी ऑफ पॉडकास्टर्स एंड यू गाइस। एज ए पॉडकास्टर मैंने क्या सीखा और ये किस तरह चल रहा है और इस जानिब क्यों आया, कोशिश करूँगा कि 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकूँ। पहले बताता हूँ कि पॉडकास्टिंग की जानिब आने का मकसद क्या था। मैं 2011 से डिबेटिंग कर रहा हूँ और उसके बावजूद मैं कहीं पर जाता था, मुनीर साहब, मैं कहीं पर भी जाता था तो स्पीच करनी पड़ जाती थी। तो मैं कहता था कि कॉन्फिडेंस कहाँ गया और ये जो मामला था ये क्यों ऐसे हो जाता है। तो इकबाल मुझे फिर इस जानिब लेकर आए। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अल्लामा इकबाल मेरे ख्वाब में आए मुझे कहते हैं कि यू हैव टू स्टार्ट पॉडकास्टिंग। तो इकबाल के अशार को जब समझा बाशऊर होकर, फिर समझ लगी कि हमने इकबाल के अशार को कभी समझा ही नहीं है, आया गया कर दिया। तो खुदी के पैगाम को इकबाल ऐसे कहते रहे हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। फिर वो कहते हैं कि गाफिल ना हो खुदी से कर अपनी पासबानी। तो जब ये मामला तय पाए तो फिर मैंने जो है वो अपने आप को अपने ऊपर काम करना शुरू किया। फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट जाना था। फिर मेरा ताल्लुक़ जो है वो शोबा कानून से है। मुझे फिर ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अच्छा कानूनदान बनना है, अच्छा वकील बनने के लिए मैं पॉडकास्टिंग की तरफ आ गया। तो मुझे इससे बेहतर कोई हल मिल नहीं रहा था, क्योंकि लोगों से कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है एक अच्छे वकील के लिए, और माशरे पर उसकी अच्छी नज़र होती है, सोशल इश्यूज़ पर बात करता है, करंट अफेयर्स पर बात करता है। तो जब इस जानिब आया तो मैंने अपने अंदर एक वो चीज़ देखी, ग्रूमिंग की तरफ आया, सीखने की तरफ आ गया। तो हम लोग नौजवान हैं, नौजवान अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो कई मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में ज़ाया कर देते हैं। तो सोशल मीडिया में भी बहुत से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ कंटेंट बनाकर अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं और बड़ी गलत जो है वो तरगीब दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पॉजिटिव चीज़ जो है वो अपनाई जाए। फिर एक्सप्लोरिंग की तरफ आ गया। मैंने ये जांचना शुरू कर दिया कि एक्सप्लोरेशन किस तरह से की जाती है। मैंने मुख्तलिफ़ मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा, अलीबाज साहब आए, मैंने इनको देखा और मुख्तलिफ़ लोगों को देखा कि वो एक्सप्लोरेशन किस तरह से करते हैं। वो एक्सप्लोरेशन करते हैं ट्रैवलिंग से। तो मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। हाँ, मैं अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाता हूँ, उनके साथ पॉडकास्टिंग करता हूँ और उसके बाद उनसे सीखता हूँ। हर गेस्ट मुझे कुछ ना कुछ नया सिखा रहा है, मैं कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ। और उससे पहले जो मेरी रिसर्चिंग है, जो मेरा काम है, जो मेरी टीम का काम है, वो कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये काम चल निकला। रिसेंटली मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करता हूँ। मैंने ट्रैवलिंग की बात की तो मैंने कहा कि मैं अपने घर में बैठ के सिर्फ क्या ही सीख लूँगा इतना ज़्यादा। तो फिर मैंने घर से निकलना शुरू कर दिया। मैंने रिसेंटली सरगोदा गया, उधर के मारूफ शख्सियात के साथ मैंने रब्ता किया, उनसे कहा कि मुझे जो है ना आपके साथ पॉडकास्टिंग करनी है। तो फिर वेन्यू का सर इशू आ गया। तो मैंने आर्ट्स कौंसल को एक रेफरेंस के थ्रू उनको मैंने एक लिखा लेटर कि सर मैं पॉडकास्टर हूँ। और मुझे पहले ये लगा था कि उनको पता ही नहीं होगा कि पॉडकास्टर होता क्या, लेकिन सोने पे सुहागा उनको मालूम था। कल ही पता चला, मुझे बताया। अच्छा तो वो जब वो मामला तय पा गए, उन्होंने बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस दिया। तो वो 2 से 3 दिन मुझे 10 पॉडकास्टिंग करनी थी।
तो आप बिलीव कीजिए सर कि मैं अगर कई किताबें पढ़ता कई माह लगा कर, तो वो 3 दिन उस कई माह के ऊपर भारी थे। यानी कि मैंने हर अलग अलग शुबा हिजाज से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान के साथ बैठकर गुफ्तगू की, उससे सीखा। मैं लोगों की बात बाद में करता हूँ, मैं पहले अपनी बात करता हूँ, क्योंकि जब मैं खुद अच्छा नहीं बन पाऊँगा, अच्छा बोल नहीं पाऊँगा, मैं लोगों तक क्या डिलीवर कर पाऊँगा। तो जब वो चीज़ एक्सप्लोरेशन की तरफ चली गई, वो चीज़ ग्रूमिंग की तरफ चली गई, तो वो फिर मैं अगर अपने आप को देखूँ कि मैं पहले क्या था और अब क्या हूँ, तो वो एक नई ही चीज़ आती है सामने। तो मैं लास्ट बिल्कुल जाता हूँ इस जानिब के अभी मेरा कोशिश है कि मैं इन लोगों को देखता हूँ, इन लोगों से सीखता हूँ। तो ये जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं, ये चीज़ मैं बिल्कुल भी कोड नहीं करूँगा इनमें कि मुझे क्या चीज़ें फेस करने को मिली। हर पॉडकास्टर्स को मिलती हैं, टीम होती है, टीम के साथ काम करते हैं। तो इन लोगों की नज़र, क्योंकि इनकी नज़र जो होती है ना मुआशरे में, वो बड़ी दूर रस होती है। ये बड़े करीब से मुआशरे को देखते हैं, क्योंकि इन्होंने इस पर बात करनी होती है। ये लोगों तक पैगाम पहुंचाना जानते हैं। ये मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा हो गया उस तक जो है ना वो अपनी रसाई रखते हैं और उसको बेहतर करना जानते हैं। तो मैं एक नज़र इन सब की नज़र करते हुए, आप सब की नज़र करते हुए, जो भी जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो मेरे वालिद साहब की एक नज़म है, ज़माने तालिब इल्मी से वो पढ़ते आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की नज़र की जाए कि मैंने आवाज़ उठाई तो है जुल्म और तशद्दुद के ख़िलाफ़, लेकिन आवाज़ तो आवाज़ है और बेमैनी है एक दस्ते हकारा के बगैर। हाथ उठाने की मुझको तौफीक नहीं, मेरे हालात ज़रा ठीक नहीं। ए मेरी दुल्हने आज़ादी अफ़कारो शऊर, तेरे होंठों पे मैं भाले से लगाता सुर्खी। नोके नेज़ा से तेरा घूंघट उठाता, लेकिन अपने बूटों पे जमी गर्द से तेरी पलकों को संवारूं, लेकिन मेरे अफ़ाल में कवाल की तस्दीक नहीं। मेरे हालात ज़रा ठीक नहीं, मेरे हालात ज़रा ठीक नहीं, तो फिर क्या है? हाथ उठाने की जो मुझको तौफीक नहीं, तो फिर क्या है? एक दिन आएगा हालात बदल जाएंगे, जुल्म के बुत मेरे हाथों पिघल जाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा अशरफ साहब, आपने इतना ज़बरदस्त तरीके से बयान किया एक्सपीरियंस को, और 5 मिनट के अंदर अंदर बयान करना कोई आम बात नहीं है। इसी के साथ हम दावत देना चाहेंगे अपने नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद करीम अहमद साहब को, कि वो आएँ और अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को इस 5 मिनट में समर अप करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद करीम अहमद है और मैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर में प्रोग्राम मैनेजर हूँ। आज से ठीक 44 दिन बाद मुझे रेडियो से वाबस्तगी को पूरे 20 साल हो जाएंगे। तो रेडियो चूँकि एक ऑडियो मीडियम है, लेकिन तकरीबन 1 साल से रेडियो ने ब्रॉडकास्टिंग शुरू की है और 3 मैंने ब्रॉडकास्ट खुद किए सेल्फ इनिशिएटिव के तहत। तो फिर डीजी साहब ने ये ज़िम्मेदारी मुझ पर डाल दी। मैं लाहौर में पॉडकास्ट का इंचार्ज हूँ। तो जो मैंने लर्निंग की है इन पॉडकास्ट के साथ, अली अब्बास साहब के साथ भी मुझे मौका मिला, इसके अलावा डिफरेंट CEOs के साथ मैंने पॉडकास्ट किए हैं। तो वो जो लर्निंग मैंने एज आ ह्यूमन बीइंग, मेरे लिए भी लर्निंग थी। तो मैं आपके साथ वो जो मेरा लर्निंग जर्नी है कि इन लोगों से मिल के जो मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ और कोशिश करूँगा कि इसको 5 मिनट के अंदर सम अप कर दूँ। सबसे पहली बात ये है कि जो पॉडकास्टिंग से मैंने जो पहला पॉइंट ये सीखा है कि जो टेक्नोलॉजी है वो पेनिट्रेट करती है। जैसे पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, तो इसी तरह किसी भी मुआशरे के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो अपना रास्ता खुद बनाती है, चाहे वो डेवलप्ड है चाहे वो नॉन डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजी ने अपना रास्ता खुद बनाना है। इसलिए मैं इसको मुख्तसर अंदाज में बयान करता चला जा रहा हूँ, लेकिन चूँकि टाइम का मैं नहीं तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता। इसलिए सबसे पहले जो मुआशरा, जो तंग नज़र होगा वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में हेजिटेंट होगा, लेकिन अगर वो उसके अंदर वसअत नज़र है तो उसको एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए आपके लिए रनिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसलिए कि जब एक नई चीज़ आती है तो आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, उसको सीखते हैं, तो ये आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो सबसे पहला ये है कि टेक्नोलॉजी अपना पेनिट्रेट खुद करती है। सेकंड ये है कि इन पॉडकास्टिंग जो मैंने की लोगों के साथ, CEOs के साथ किया, तो उसने इस कंसेप्ट को नेगेट कर दिया कि पाकिस्तान में अब तरक्की नहीं कर सकते। ये मुबालगा राई है। मैंने जितने CEOs के साथ पॉडकास्ट किया है वो सब इसी धरती के फर्जंद थे, इसी धरती की बेटियां थीं। यहीं उन्होंने इन्वेस्ट किया, यहीं अपनी स्किल यूटिलाइज़ की और वो कामयाब हैं, और पाकिस्तान में भी कामयाब हैं, पाकिस्तान से बाहर भी कामयाब हैं। तो पॉडकास्टिंग से सेकंड लर्निंग मेरे लिए ये थी कि तमाम तरक्की के जो कंसेप्ट, रिवायती हमारे यहाँ कंसेप्ट है, उसको उन्होंने नेगेट कर दिया। थर्ड ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, आप यानी जो ट्रेडिशनल प्रोफेशंस थे उसको इस पॉडकास्टिंग मेरी लर्निंग ये है कि उसने इसको नेगेट कर दिया। जिस नस्ल से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे लिए 5-6 ऑप्शंस थे।
या आप डॉक्टर बन जाएं, या आप इंजीनियर बन जाएं, या CSS कर लें, या आर्मी में चले जाएं, या बैंक में चले जाएं, या मुल्क से बाहर चले जाएं। लेकिन इस पॉडकास्टिंग के सफ़र में मुझे ये मालूम हुआ कि आपके पास बहुत सारे प्रोफेशंस नए आ चुके हैं। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास पैशन है, तो आप अपने आप को आजमा सकते हैं और पूरी दुनिया आपके लिए अवेलेबल है। तो ये थर्ड मेरी लर्निंग थी कि जो रवायती कंसेप्ट हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। चौथा जो लर्निंग मेरे लिए ये है कि टेक्निकल एजुकेशन, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। सोशल साइंसेज नो डाउट बहुत अच्छी हैं। सोशल साइंटिस्ट क्या करता है कि जो नेचुरल साइंसेज हैं, जो टेक्नोलॉजी हो रही है, उसके साथ जो ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, माशरे में मसाइल आते हैं ना, उसका हल सोशल साइंटिस्ट बताता है। उसकी अपनी अहमियत है। लेकिन अगर आप माशरे को तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं तो फिर आप टेक्निकल एजुकेशन पे आएंगे। अगर पाकिस्तान में आप टेक्निकल एजुकेशन से अपने आप को इक्विप करते हैं तो तरक्की आपके लिए राहें खोले खड़ी है, दर तरक्की के वहाँ हैं। इसके आगे जो मेरे लिए एक लर्निंग थी कि सेल्फ बिलीफ है। जितने ही पॉडकास्टिंग मैंने किए CEOs के साथ, उन्हें अपनी ज़ात पे भरोसा था, अपनी स्किल पे भरोसा था, और सबसे बढ़कर अल्लाह की ज़ात पे भरोसा था, और वो कामयाब हुए। फिर छठी लर्निंग मेरे लिए ये थी कि टेक इज़ न्यू गोल्ड। हमारे यहाँ ये कहा जाता है जी, आप बिज़नेस करना है तो आपके पास प्लेंटी ऑफ एसेट होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में ये कंसेप्ट चेंज हो गया है। आपके पास ब्रेन कैपिटल होना चाहिए। अगर आपके पास आइडिया अच्छा है तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप आइडिया आपका क्लिक कर दे। उसके बाद सातवीं मेरे लिए लर्निंग ये थी कि ये एक न्यूज़ सोशल मीडिया है, हमें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि जो ये सोशल मीडिया सिर्फ टीन एज के लिए है। अगर आप 30+ हैं तो ये संजीदा लोगों का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये तस्वर गलत है। पाकिस्तान में इस तस्वर को बदलने की ज़रूरत है। अगर आपने अर्निंग करनी है, अगर आपने दुनिया के साथ चलना है, तो यू विल हैव टू लर्न इट। आठवीं लर्निंग मेरी ये क्या थी कि अब आपके पास ग्लोबल एक्सेस है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास मार्केट कम है, मैं पाकिस्तान के अंदर इसकी मार्केट नहीं है। अगर आपके पास स्किल है, आप पूरी दुनिया से अपने आप को मुतारिफ़ करवा सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, उनसे इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। आपकी स्किल है, आपकी मेहनत है, आपका पैशन है। इसके अलावा मेरी लर्निंग क्या थी कि पॉडकास्ट ने जो रवायती रेडियो है, इसके ट्रेंड को चेंज किया। हमारे यहाँ रेडियो का क्या है कि एक प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल उसने 2:30 पे ऑन एयर जाना है। अगर आप किसी वजह से वो नहीं सुन सकते तो वो स्किप हो गया। लेकिन पॉडकास्ट में ये है कि आप प्रोग्राम उसको नेट पे अपलोड करते हैं, एक लिंक देते हैं, आप पूरी दुनिया में उसको कहीं से भी सुन सकते हैं। ये एक थी। और इसके अलावा तीसरा ये है कि जैसे कासिम अली शाह फाउंडेशन जो है ये इल्म को शेयर कर रही है, इसी तरह जो पॉडकास्टिंग है, दुनिया भर के जो पॉडकास्टर्स हैं बेसिकली वो शेयरिंग कर रहे हैं। वो अपने नॉलेज की, अपने एक्सपर्टीज़ की, अपने इल्म की शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये पॉडकास्टिंग जो है आपके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है कि आप लर्न करें। जो आपको पॉडकास्टर पसंद है उससे आप लर्न करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया करीम अहमद साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट दिए हमारी ऑडियंस को। इसी के साथ साथ मैं अब मज़ीद अपने आगे गेस्ट को बुलाना चाहूँगा जिनका नाम मुनीर अहमद साहब हैं। मैं उनको दावत दूंगा कि वो आएँ और अपना लाइफ एक्सपीरियंस या किसी हवाले से भी कोई भी स्टोरी टेलिंग वो आप लोगों से शेयर किए। तो भरपूर तालियों के साथ प्लीज़ वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अली भाई अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं वो एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो उसके बाद स्टोरी मेरा ख्याल है शेयर कर लेते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि पॉडकास्टिंग में, इंटरव्यू में और कंटेंट क्रिएशन में फ़र्क क्या है? को बता सकता है? नहीं पता? चलें इसको मैं क्विकली बता देता हूँ। देखिए, कंटेंट क्रिएशन क्या है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये रोड का माइक है, मेरे सामने ये माइक आया, मैंने इस माइक को पकड़ा, इसके ऊपर कंटेंट क्रिएट कर दिया, कुछ भी बता दिया इसके बारे में। मैं किसी जगह पे खाना खाने गया, मुझे खाना अच्छा लगा, बुरा लगा, मैंने उसका एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। इट्स कॉल्ड कंटेंट क्रिएशन। फिर आ जाता है इंटरव्यू का फॉर्मेट। इंटरव्यू के फॉर्मेट को और पॉडकास्ट के फॉर्मेट को मिक्स किया जा रहा है। बहुत सारे इवन इंटरव्यूअर जो है उनको पता ही नहीं है, वो कहते हैं जी मैं पॉडकास्टर हूँ। बहुत सारे पॉडकास्टर वो कहते हैं जी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। अब पॉडकास्टिंग में और इंटरव्यू के स्टाइल में फ़र्क क्या है मेजरली? देखें, जब इंटरव्यूअर होता है ना, वो आपसे सवाल पूछता है और गेस्ट को आंसर करने देता है। चुप करके बैठ जाता है, गेस्ट पूरा अपनी बात ख़त्म करता है, फिर अगला सवाल पूछ लेता है। पॉडकास्ट क्या है? पॉडकास्ट इज़ बेसिकली टू वे कन्वर्सेशन बिटवीन 2 and more than 2 people। आपकी और मेरी बात हो रही है, आप मेरे गेस्ट हैं, मैं आपका होस्ट हूँ, मैं भी अपनी राय रखता हूँ, मैं भी अपनी इनपुट दे सकता हूँ और आप भी अपनी इनपुट दे सकते हैं। तो दो लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन जो है, इसको पॉडकास्ट कहा जाता है। और इसकी एक ब्यूटी है, इसका एक फॉर्मेट है, वो माइक शाइक लगा के पूरा साउंड प्रूफिंग के साथ 99% लोग तो वो कर ही नहीं रहे।
तो काइंडली जो फॉर्मेट है उसको वही बोलें। पॉडकास्टर बोलने से आप पॉडकास्टर नहीं बन जाएंगे। इंटरव्यू की एक अपनी ब्यूटी है, कंटेंट क्रिएशन की एक अपनी ब्यूटी है। स्टे विद इन योर ओन डोमेन, आपको वहाँ पे भी रिकग्निशन मिलेगी। मैं बहुत सारे रिसेंटली लोगों से मिला जो कंटेंट क्रिएट करते हैं या जो इंटरव्यू करते हैं, जी मैं पॉडकास्टर बन गया। मैं कहा जी इसकी रीज़न, जी ट्रेंड में है। ट्रेंड में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ट्रेंड में होने की वजह से आपने पॉडकास्टर नहीं बनना। तो ये मैं चाहता कि थोड़ा सा डिफरेंस जो है इसका पता चले लोगों को। अच्छा जी, अभी स्टोरी पे आते हैं। मैं स्टोरी तो कुछ और सोची हुई थी, लेकिन ऑडियंस की क्योंकि तादाद कम है तो मज़ा नहीं आएगा, तो मैं डायरेक्टली अपना ही बता देता हूँ। मैं इसको थोड़ा मैनिपुलेट करना चाह रहा था स्टोरी को ट्विस्ट के लिए। आई स्टिल रिमेंबर बैक इन 2002 पहली दफ़ा मैंने लाइफ में स्टेज के ऊपर गया अपने कॉलेज की एनुअल फंक्शन के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली जिस बंदे को आना था उसकी तबीयत ख़राब हो गई, ही कुड नॉट मैनेज टू अटेंड द इवेंट। तो मुझे उन्होंने बोला, मैंने कहा जी ठीक है कर लेते हैं। वहाँ से ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इन 2004। अगर आप में से किसी को याद होगा, अली भाई को तो ज़रूर याद होगा, या करीम साहब को, कि उस वक्त केबल चैनल चला करते थे। तो गार्डन टाउन में एक केबल चैनल था, उसके ऊपर मुझे मौका मिला काम करने का। मैं होस्ट था, मेरे साथ एक सिंगर थी और एक गिटारिस्ट था। हम 3 लोग एक 2 घंटे का लाइव प्रोग्राम करते थे और चौथी हमारी जो है प्रोड्यूसर थी। तो हमने तकरीबन कोई वो 2 घंटे का प्रोग्राम डेली करते थे। ऑलमोस्ट कोई 12-13 महीने मैंने वहाँ पे काम किया। तो ATV उस वक्त लॉन्च हुआ था, तो हम चारों के 4 को ATV ने अप्रोच किया जी कि आप वही वाला शो यहाँ पे करें। मैंने कहा जी बल्ले बल्ले। घर आके जी, अच्छा उस वक्त तक बाय द वे मेरे घर में सिर्फ वालदा को हल्का सा शक था, लेकिन बताया नहीं हुआ था। ग्रेजुएशन कर रहा था मैं, तो घर आके वालिद साहब से इजाज़त मांगी, तो उन्होंने ना सुना कि क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या है। अच्छा और तुम रस्सी बनेगा, चल जल्दी का, तेरे को 5 मिनट में अपना बस्ता फाड़ते निकल बाहर। वो दिन था। उसके बाद मैंने कभी मुड़ के दोबारा उस डोमेन की तरफ नहीं देखा। फिर मैं ई-कॉमर्स में आ गया, ई-कॉमर्स करता गया, बाहर दुबई चला गया, मौका नहीं मिला कभी भी। 2016 में मैं वापस आया, तो उस वक्त तक मेरे पास ई-कॉमर्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। तो मैंने ई-कॉमर्स की वीडियोस बनाना शुरू कर दी, कंटेंट क्रिएटर बन गया। अपना जो नॉलेज था, जो मैं बेचता था अपने स्टोर पे, 1200 प्लस मेरे पास प्रोडक्ट थी, 7 स्टोर थे मेरे पास पाकिस्तान में डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, वो बेचना शुरू कर दिया मैंने। तो उसी का फिर मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। कंसिस्टेंसी नहीं थी। एक वीडियो जोश आया, एक वीडियो बनाई, 2 बनाई, 4 बनाई, अपलोड कर दी, फिर जोश ठंडा हुआ, बैठ गए। फिर जोश आया, 2-4 महीने बाद फिर शुरू कर दिया। 2022 के एंड पे, 22 के मिड में इनफैक्ट, मैंने कहा यार अभी एक कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाना है जो कि परमानेंट हो और कोई गैप के बगैर हो। फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट की पॉडकास्टिंग के ऊपर। उस वक्त एक इंटरनेट की रिसर्च के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 11 पॉडकास्टर मौजूद थे। ये इंटरनेट की रिसर्च के मुताबिक बता रहा हूँ, 12वां मैं था। इट टुक मी अबाउट 6 months टू डू द होल रिसर्च कि स्टूडियो कैसा बनना है, साउंड प्रूफिंग किस तरह से करनी है, माइक कौन से लेने हैं, कम खर्च बालानशी में किस तरह से आगे जाना है, कैमरा कौन सा होना चाहिए, कितने कैमरास होना चाहिए, गेस्ट किस तरह से बुलाना है, मेरा मिजाज क्या होना चाहिए, मेरी रिसर्च क्या होनी चाहिए। क्योंकि 10-11 लोग तो पहले ही मौजूद थे, लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं था। 1-2 बड़े पॉडकास्टर मेरे जानने वाले थे, उनसे मैंने मशवरा भी किया, तो उन्होंने भी आगे अपने टेक्निकल टीम को दे दिया। कोई प्रॉपर हाथ नहीं पकड़ाया किसी ने। रिसर्च करता 6 महीने लग गए। जब मैंने पहली 4 अपनी एपिसोड रिकॉर्ड की तो पता चला साउंड का ग्लिच आ गया। अब क्या करें? अब जाहिर है वो गेस्ट भी बड़े थे, वापस नहीं कर सकता था, उनको दोबारा नहीं बुला सकता था। खैर उसको किसी तरह से टीम ने टेक्निकली मैनेज किया। तो करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन ऑलमोस्ट 14 months, 50वीं एपिसोड मेरी कल अपलोड होनी है इंशाल्लाह। और देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल डे गैप। ईद पे, इवन ये मुहर्रम के दिनों में भी नेट की डिस्टर्बेंस थी, ईद के दिनों में पिछले 9 मई के वाक़े के ऊपर नेट की डिस्टर्बेंस थी, बट स्टिल मैंने बाहर से वीडियो अपलोड करवा दिया। अल्लाह मुझे पता था देखना किसने जब नेट नहीं है, लेकिन मैंने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ एक इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल की ऑफर के साथ। नहीं सर, नाम नहीं बताते। 2 चैनल हैं, एक का आपको पता है, दूसरे का नहीं पता। तो मुझे 2 चैनल ने रिसेंटली एक पाकिस्तानी और एक इंटरनेशनल चैनल है, उन्होंने एक टेक प्रोग्राम करने के लिए इनवाइट किया है। तो ये एक कंसिस्टेंसी है बेसिकली।
तो लास्ट में बस यही कहूँगा कि इस पूरी चीज़ में अगर कोई बंदा कामयाब होना चाहता है, आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी। कोई कहेगा जी आप फनी बनाएं, कोई कहेगा जी आप एक्टर्स को बुलाएं, कोई कहेगा टिकटॉकर्स को बुलाएं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करेंगे। आप एक चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ उस जगह पे आपको जाना है जो आपके अंदर का रियल शख्स है। अब मैं चाहते हुए भी एक फ़नी प्रोग्राम नहीं कर सकता, मैं चाहते हुए भी मेडिकल पे प्रोग्राम नहीं कर सकता, मैं चाहते हुए भी मज़हब पे प्रोग्राम नहीं कर सकता, बिकॉज वो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ नहीं है। तो अपना स्ट्रॉन्ग एरिया को देखें और उस डोमेन में जाएं, और कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली की। ठीक है, बाकी सब चीज़ें जो है लवाजमात हैं, बेहतर से बेहतर करते जाएं, होता जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच मुनीर अहमद साहब, आपने काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये 5 मिनट हमें दिए। और जी चलें, इसके बाद जो हम अपने नेक्स्ट गेस्ट को दावत देना चाहेंगे, उनका नाम है उमर जे कुरैशी साहब। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो स्टेज पे आएँ और वो हमसे 5 मिनट में अपने लाइफ एक्सपीरियंस के हवाले से शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू जी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जी स्टेज पे आके अपने बारे में बताने का, और थैंक्स टू अली अब्बास साहब जिन्होंने मुझे मौका दिया। मैं एक चीज़ हमेशा से समझता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें लोगों के लिए आपको सिर्फ वैल्यू ऐड करनी है और कंसिस्टेंट रहना है। इससे ज़्यादा बढ़ के आपको और कुछ भी नहीं करना। आप सक्सेसफुल एक दिन ज़रूर होंगे, और यही मैंने भी किया। और मैं बताऊंगा कि 5 मिनट से कम में मैं, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस है तो मैं इतना ही बोलूँगा। थैंक यू जी। वैसे पहली तकलीफ है इन्होंने अपने शॉर्टेस्ट बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान साहब को कि वो आएँ और अपने जो लाइफ एक्सपीरियंस के हवाले से आपके साथ शेयर करें, स्टोरी टेलिंग करें आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अली भाई का शुक्रिया, हर जगह याद करते हैं माशाल्लाह से। मेरा नाम अरसलान है और मेरी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू हैं, और ये जो आज का टॉपिक था इसमें सिलेक्शन बड़ा मुश्किल काम था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, एक इंजीनियर हूँ, एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। पॉडकास्ट का मुझे नहीं ज़्यादा इल्म, लेकिन आज मैं आपको उसी से रिलेटेड थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता देता हूँ। हर फील्ड के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन 5 मिनट के अंदर सबको कवर करना मुश्किल होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कोई एक ऐसा आपको अपनी ज़िंदगी का वाक़या बता दूँ जो कि मजाक में आपको एक अच्छा मॉरल लेसन भी दे दे। हम लोग आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि भाई पढ़ाई छोड़ दो, स्किल की तरफ आ जाओ, पढ़ाई छोड़ दो बस पैसे कमाने की तरफ आ जाओ। मेरा थोड़ा सा उससे बिल्कुल ऑपोजिट मिजाज है। स्किल ज़रूर सीखना चाहिए, सारा कुछ करना चाहिए। थोड़ा सा एक और मेरे अंदर एक आदत है कि जब भी मेरे पास थोड़े से पैसे इकट्ठे होते हैं, मैं फैमिली को पकड़ता हूँ, मैं इंटरनेशनल टूर पर निकल जाता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग का थोड़ा सा शौक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दुनिया घूमी, और बहुत सारे लोग जब मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि सर पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर होंगे, तो मैं उन्हें एक चीज़ बताता हूँ कि यार जब भी मैं बाहर की दुनिया में जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे एक बड़ी ही डिफरेंट चीज़ मिलती है। और वो डिफरेंट चीज़ ये है कि वहाँ पर जितने खाने वाले हैं ना, उतने ही कमाने वाले हैं। अब आप कहेंगे ये क्या तरीक़ाकार है। अभी रिसेंटली मैं अज़रबैजान में आया हूँ, मुझे वहाँ पे होटल की रिसेप्शनिस्ट से लेकर वहाँ की जो स्वीपर तक है वो मुझे फ़ीमेल मिली। वहाँ पर फ़ीमेल आपको टैक्सी ड्राइवर्स मिलेंगे। वहाँ पे मैं चाइना जाता हूँ, इंडस्ट्रीज़ विज़िट करता हूँ, वहाँ पे आप यकीन नहीं मानेंगे 70% फ़ीमेल वर्कर प्रेस पे वेल्डिंग कर रही हैं, कास्टिंग पे हैं, फर्नेस पे खड़ी हुई हैं। यहाँ पर हमारा ट्रेंड ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया हुआ है। और मेरी जितनी फॉलोइंग है, चैनल है मेरा, जो भी हादसातन मैं आके इस कंटेंट क्रिएशन में आ गया, वो भी मैं आपको 1 मिनट में बताऊँगा उसे वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या, इंशाल्लाह मैं उसके बाद भी आपको बताता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमें इस सवाल का जवाब चाहिए ना कि हमें अपने मुल्क के हालात कैसे बेहतर करने हैं, तो माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी मर्द हजरात बैठे हैं। तो इसका एक सलूशन जो कि प्रैक्टिकल सलूशन है वो ये है कि हमें अपने घर की ख़वातीन को भी प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर लेकर आना है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि खुदा न खास्ता वो ऊबर चलाएँ या घर की चार दीवारी से निकलें। अब तो माशाल्लाह टेक्नोलॉजी, जिस तरह भाई बता रहे थे, 1000 तरीके आ गए हैं। आप घर की चार दीवारी में रहते हुए बड़ा अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं और अपने मियाँ को, अपने भाई को, अपने बेटे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ थी जो मुझे बाहर की दुनिया में नज़र आती है और हमारे मुल्क के अंदर बहुत ही लैक है। शायद हम एक स्टैंप लगा देते हैं जी हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता, ऐसी बात नहीं है। अगर हम हज़रत खदीजा को देखें तो वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है। क्या वो ट्रेडर नहीं थी? क्या वो तिजारत नहीं करती थी?
तो ये जो हम पे हमारे ऊपर ब्रैकेट्स लग गई हैं ना, बेसिकली ये लगाई गई हैं कि भाई आप तरक्की ना करो। अब घर का एक भाई होता है, उसने बहनों की शादी भी करनी है, उसने बच्चों की स्कूल की फ़ीसें भी देनी है, माँ बाप की दवाइयों के खर्चे भी उठाने हैं। तो यही अगर आपकी वाइफ आपको साथ सपोर्ट करने लगे, आपकी बहन को आप कोई ऐसा हुनर सिखा दो कि वो घर में रहते हुए काम करना शुरू करें, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुरी बात है। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, वो कहते हैं ना कि सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, ये काम मैंने अपने घर से स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ ई कॉमर्स करती है, घर बैठ के फेसबुक पे अपनी प्रोडक्ट्स बेचती है। उसकी जो नीश है वो पेट सप्लाईज़ में है। और जब उसने कहा मैंने ये करना है, तो मैंने उसको प्रॉपर गाइड किया, चैनलाइज़ किया और उसको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज माशाल्लाह वो एक अच्छा काम कर रही है। तो आप लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि आप लोग ज़रूर अपने घर की ख़वातीन है उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें आगे लेकर आएँ। ये वाहिद रास्ता है, वरना कर्ज़े लेके हम लोग नहीं चलने वाले, हमें ख़ुद कुछ कमाना पड़ेगा। और जब जेब में पैसे होना तो लोग भी इज़्ज़त करते हैं। मैं उस दिन सर्विस शू स्टोर के पास गया, मुझे एक छोटी सी चीज़ लेनी थी, मैं चला गया बाइक पे गार्ड ने मुझे क्या कहा, भाई उत्थे जाके मोटरसाइकिल खड़ी करो, इत्थे नहीं खड़ी करनी। वही गार्ड जब मैं गाड़ी पे जाता हूँ तो आके मेरा दरवाज़ा भी खोलता है। तो भाई जेब में पैसे हैं तो आपकी इज्जत है, सीधी सी बात है। गाड़ी वाले 50 रुपए देते हैं। अच्छा मेरा जेन था, मैं उसे बाइक पे भी दूंगा। वाला नहीं देता सर ये माइंडसेट यहाँ पर है और ये मैं चेंज करने की बड़ी ज़रूरत है। सर उन्होंने कोल गड्डी होती है, वो वैसे एक आध बार गए उन्होंने बाइक दे देते थे। तो खैर ये वाक़या। अब मैं थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन की तरफ आता हूँ। आपको पता है कोविड आया, बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि भाई अब क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो मेरा मार्शल आर्ट्स के क्लब है लाहौर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह 4 ब्रांचेज़ हैं, ताइक्वांडो की क्लासेज़ हैं, मैं खुद भी इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ, कोच भी हूँ। तो कोविड के अंदर सब क्लब्स वगैरह बंद हो गए थे, आपको पता है, सारे जिम वगैरह सब। मेरा क्लब वाहिद था जो कि लाखों में अर्निंग कर रहा था घर बैठ के ऑनलाइन सिखा के। अब कोई सोच सकता है कि आप ऑनलाइन मार्शल आर्ट सिखा सकते हो, लेकिन जब आपके पास कोई विल और आपको पता हो कि मैंने इस सिचुएशन को कैसे अपने लिए यूज़ करना है, तो फिर आपके लिए कोई भी रुकावट नहीं है। अब मैं आता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के पास, जो कि माशाल्लाह अभी तकरीबन 2.5 साल के अंदर 6 लाख सब्सक्राइबर विदाउट एनी, वो कहते हैं ना, एनी सब्सक्राइबर ख़रीदे ने। अल्हम्दुलिल्लाह कभी 1 रुपया भी हमने उसके एडवर्टीज़मेंट पे नहीं लगाया। अब वो हुआ क्या, मैं बैठा घर पे, आपको पता है रमज़ान आ गया, कोविड शुरू हुआ, कुछ अर्से बाद रमज़ान आ गया, मैं सुकून से बैठा अर्तगल देख रहा था। अर्तगल देखा तो बेगम आके कहती कि आप क्या ये सुबह से शाम तक अर्तगल देखते रहते हैं, आपके पास माशाल्लाह इतना कंटेंट है, आप दुनिया फिरिए, आपके पास वीडियोस हैं, तो आप अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा मुझे नहीं बनाना आता, ये क्या होता है यूट्यूब, इससे कभी सोचा ही नहीं ना, इस तरह भी होता है। उसने 5 मिनट में बैठ के एक चैनल बना दिया। मैंने कहा नाम क्या रखा है? उसने कहा जी मीट मुगल्स। मैं कहा ये क्या फजूल सा नाम है, मीट मुगल नहीं, आप मुगल हैं तो आप इस पर बनाएं और कंटेंट क्रिएट करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो नाम जो कि बैठे बैठे बेगम ने बनाया था, आज वो 6 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठा, पर कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 2.5 साल लगे हैं उस पर। तो वजह सिर्फ यही थी, जैसे भाई ने बताया कि शुरू में वो कंटेंट पोस्ट करते थे लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो मैंने भी कहा कि यार मुझे भी कोई ऐसा बंदा चाहिए जो डंडा लेके आ जाए कि सर रिकॉर्डिंग का टाइम आ गया। तो वो मैंने फिर एक मैनेजर हायर कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैनेजर मेरा पार्टनर भी बन गया हुआ है। तो उसने मुझे आगे कहना कि सर इट्स अ टाइम, चलो भाई रिकॉर्डिंग, सारे काम छोड़ के कंसिस्टेंसी से, सिर्फ यही बात थी कि हफ्ते में 3 दिन वीडियो जानी है तो जानी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो ये कंसिस्टेंसी होती है किसी भी चीज़ के कामयाब होने में। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आपकी भी कामयाबी के पीछे बेगम कोई हाथ नहीं? सर होता ही है, कामयाबी के पीछे भी होते हैं, नाकामियों के पीछे भी होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं दावत देना चाहूँगा हामिद महमूद साहब को कि वो स्टेज पे हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर अपने लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको एंड की चीज़ बताता हूँ, बिकॉज वी हैव 5 मिनट्स, तो मैं ट्राई करूँगा, कैन प्रॉमिस बट आई विल ट्राई। पहले एंड की चीज़ बताऊँगा, फिर मैं आपको स्टार्ट की चीज़ बताऊँगा कि एंड की चीज़ अचीव क्या हुई है और उसके पीछे स्ट्रगल्स क्या थी, उसको मैं थोड़ा सा रिलेट भी करवाऊँगा स्टोरी को। तो एंड की चीज़ जो अभी आज के दिन में आप देख रहे हैं वो ये कि आई रन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी विच हैज़ सेवरल सब निशेस और ब्रांड्स, जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर प्रो है जो कि मैनहट्टन के अंदर बेस्ड है, HTML प्रो है जो कि अगेन मैनहट्टन और लॉस वेगस के अंदर बेस्ड है। इसी तरह ई-कॉम डेवलपमेंट NYC जो कि ई-कॉमर्स डेवलपमेंट की सर्विसेज देती है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। इसी तरह एक को पार्टनर हूँ एक और ब्रांड का विच इज़ नपोलो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो ये 4-5 एजेंसीज़ हैं। इसके अलावा 2 डिजिटल मार्केटिंग के एक टूल है दैट्स कॉल्ड atvi.com। इसके अलावा एक हमारा टूल है दैट्स कॉल्ड द ecom-pro.com, जिस पे हमने कोर्सेस वगैरह कंटेंट क्रिएशन के जो हमने चीज़ें रखी होती हैं, कोर्सेस रखे होते हैं। इसके अलावा वी हैव अ प्लेटफॉर्म दैट इज़
कि हम लोग एक कम्युनिटी हमारी काफ़ी बड़ी है जिसमें ऑलमोस्ट 5,600 के करीब एंटरप्रेन्योर्स हैं। दैट्स कॉल्ड 7 फिगर एजेंसी माइंडसेट, जिसमें हम एजेंसी ओनर्स को ट्रेन कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, या आप समझ लें CEOs को ट्रेन कर रहे होते हैं कि उन्होंने $1 मिलियन या बियॉन्ड की कंपनी कैसे बनानी है। इसके साथ साथ एक फाइनली एक प्लेटफॉर्म है दैट इज़ कॉल्ड एथिकल प्रो, जिसके अंदर हमने उलमा को कंटेंट क्रिएशन की बात हो रही है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। उलमा को कंटेंट क्रिएशन के लिए हमने कनेक्ट करते हैं विद ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो आपके तालीमी इदारे हों, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे वो बिज़नेसेस हों, चाहे वो बाज़ार हों या जहाँ मर्ज़ी हों। हम कोशिश करते हैं कि उनको आपस में कनेक्ट करें ताकि वो बात करें। अच्छा, ये शुरू कैसे हुआ? जैसे उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी जो है वो उसके लिए आपको यू प्रॉबली वॉन्ट नीड अ लॉट ऑफ मनी बट यू डेफिनेटली नीड द स्किल एंड कंसिस्टेंसी। मैं उसको थोड़ा सा रिलेट अब करवाने लगा हूँ जल्दी से। वो रिलेट ऐसे करवाता हूँ कि व्हेन आई वाज 5 years old तो मेरे पेरेंट्स में डिवोर्स हो गई, और उसके बाद वी सॉ वेरी हार्ड टाइम, लाइक द नेक्स्ट 7 years वर एक्सट्रीमली हार्ड। कि जो हमें घर मिला था, नानी माँ का घर था, वो 100 साल पुराना घर था। इट हैड लाइक लिटरली ब्रोकन वॉल्स, और उसके अंदर करंट हाथ लगाता तो करंट भी आता था, ऐसा सिस्टम था। लेकिन अम्मी ने एक चीज़ की आदत डलवाई कि अम्मी कहती थी कि नमाज जाना पढ़नी है ना तो वो जाके मस्जिद में जाओ। अम्मी लोगों जो अनारकली में रहते थे तो वो बहुत मशहूर मस्जिद है वहाँ पे ना, जो फ़ारों वाला चौक है उसके सामने मस्जिद है। अच्छा, वहाँ से थोड़ा सा एक दीनी रुझान भी थोड़ा सा डेवलप हुआ, और उसके बाद उसके साथ साथ हमने स्पोर्ट्स भी पूरी की। आवारागर्दी भी बहुत करते थे क्योंकि डैड तो थे नहीं, अम्मी 2 जॉब्स करनी थी, तो आवारागर्दी फुल करते थे, बट एट द सेम टाइम पढ़ाई नहीं छोड़ी। पढ़ाई में भी लड़कियां कहती थी कि हमने फ़र्स्ट आना है, लेकिन मैं हमेशा फ़र्स्ट आता था। सो 4th क्लास से लेकर 10th क्लास तक शायद ही कोई ऐसी टर्म थी जिसमें मैं शायद फ़र्स्ट ना आया हूँ। तो वो जो गर्ल्स होती थी मेरे स्कूल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मुझे कहती थी कि यार ये क्यों, हम क्यों नहीं आते। एनीवेज़, तो जब मैट्रिक मैंने उसको क्रॉस किया, उसके बाद मैंने इंटर के अंदर थोड़ी सी जॉब स्टार्ट कर दिया। यूज़ टू बी इन अ रेस्टोरेंट के जहाँ पे वेलकम किया करता था मैं लोगों को आते हुए, बट कुछ लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। जब मैंने इंटर कंप्लीट कर लिया तो बैचलर्स के अंदर मैंने BCom किया। अब ये जितने भी मैंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं जा रहा हूँ, सारे के सारे ज़्यादातर गवर्नमेंट के स्कूल्स थे क्योंकि मैं प्राइवेट को अफोर्ड नहीं कर सकता था। सो इंटर के अंदर जो मैंने पढ़ा वो साइंस कॉलेज के अंदर पढ़ा। फिर मैं बैचलर्स के अंदर गया तो MAO कॉलेज के अंदर मैंने BCom किया। फिर जब मैंने मास्टर्स किया तो वो भी मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से किया क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं होता था। मैंने बैचलर्स के अंदर काम शुरू कर दिया और मैंने शादी भी कर ली। सो व्हेन आई वाज 18 years old, अबाउट 19 में जब मैं लगा हुआ था तो मैंने शादी कर दी। अच्छा, उसके बाद आई हैड अ बेबी लाइक व्हेन आई वाज 19 years old, और आई हैड टू वर्क, और मैंने काम शुरू कर दिया। द फर्स्ट जॉब विच आई डिड वाज अ कॉल सेंटर। तो मैंने कॉल सेंटर में कॉल्स लिया करता था और पूरा दिन बोला करता था गोरों के साथ अमेरिकन कॉल सेंटर से। सो 2006, 7, 8 रेगुलर कॉल सेंटर्स। 2009 के अंदर मैं थोड़ा सा दीनी रुझान की तरफ हो गया। तबलीगी जमात वाले आते थे, मुझे ले जाते थे, एंड देन आई यूज्ड टू गो विद देम एंड आई हैव वेरी इन्फ्लुएंस्ड कि यार ये ठीक जा रहे हैं, ये मुझे उनकी बात समझ आती है, तो मैं भी उनके साथ चला जाया करता था। तो 2009 के अंदर आई वाज अप्रोच बाय एन IT कंपनी जिसने मुझे कहा कि यार आप हमारे पास आएँ, बिकॉज हमारा सॉफ्टवेयर हाउस पीछे अकेला होता है, तो वी नीड समवन जो कि पीछे से आके हमारा काम ख़राब नहीं करेगा। सो हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि पीछे सारे सिस्टम को ठीक संभालेगा भी। सो 2009 के अंदर मैंने सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर पहली जॉब की मार्केटिंग के अंदर। सो 9, 10 और 11 के स्टार्ट तक मैंने HTML और वर्डप्रेस को इतना बेचा, मैंने कभी यूज़ नहीं किया था उसे, इतना बेचा कि महीने के अंदर 15 से 16 क्लाइंट्स उनके लिए मैं लेके आता था। 11 के अंदर मैंने, अच्छा ये जो बेस बन रही है, थोड़ी सी दीनी बेस बन रही है। एजुकेशन मेरी 9 के अंदर कंप्लीट हो चुकी हुई थी, मैंने MBA साथ कंप्लीट किया, रिगार्डलेस ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज, रिगार्डलेस ऑफ कि अब बीवी भी है, बच्चे भी हैं, जॉब भी करनी पड़ रही है, तो पढ़ाई कंप्लीट की। पढ़ाई कंप्लीट करने के साथ साथ 2011 अब टेक का भी मुझे जो उसके एक्सपीरियंस आ गया। 11 के अंदर कॉर्पोरेट के अंदर मैंने काम शुरू किया। 11 और 12 टेलीनॉर के अंदर मैंने काम किया, जहाँ पे मैंने सिस्टम्स, प्रोसेसेस, सारी चीज़ें सीखी। अच्छा, वहाँ से मैंने सिस्टम सीख लिया, थोड़ा सा दीनी साइड पे आ गए, और थोड़ा सा मार्केटिंग सीख ली, पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई। तो ये जो कॉम्बो था ना, वो इतना लीथल था, मार्केटिंग, टेक, रिलीजन। और जब आप तबलीगी जमात में जाते हैं तो शायद आप लोगों को अंदाज़ा होगा, यू स्पीक अ लॉट, एंड देन व्हेन यू स्पीक अ लॉट, सो यू हैव द पावर टू कन्विंस पीपल एज वेल।
So convincing skills. So when all gathered up, तो 2013 के अंदर I made HTML Pro. एक अपनी एजेंसी मैंने क्रिएट की आफ्टर 7 years of working, एंड 2018 में it was among the top 10 companies globally. अब 2020 के अंदर मैंने सॉफ्टवेयर प्रो स्टार्ट की, और ऑलमोस्ट एवरी मंथ आवर कंपनी इज़ रैंक्ड अमंग द टॉप 20 ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, ई-कॉम डेवलपमेंट की कंपनी HTML Pro, सॉफ्टवेयर प्रो. इसी तरह अभी हमें अवार्ड मिला है Edgy.com पे, पाकिस्तान की वन ऑफ द मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है. सो कंक्लूजन ये है वो ये कि इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, नंबर 1 पढ़ाई नहीं छोड़नी. रिलेट करवा रहा हूँ अपने आप से, पढ़ाई नहीं छोड़नी. नंबर 2 गिव बैक करना है. नंबर 3 साथ साथ स्किल्स को इंक्रीज़ करना है. आई डिड मल्टीपल सर्टिफिकेशंस इन बिटवीन. मैंने टेक की सर्टिफिकेशंस की, इवन तो आई वाज एन MBA. मैंने डिजिटल मार्केटिंग की, प्रोग्रामिंग की, HTML CSS की. हार्वर्ड से मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी पढ़ी, वहाँ से सर्टिफाइड हुआ जब ज़्यादा पैसे आए. सो पढ़ाई, पूरी पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स कंप्लीट किए, और उसके साथ साथ उलमा और नेक लोगों के साथ अगर आप अपना उठना बैठना रखेंगे तो आपका अपना सिस्टम भी ठीक रहेगा और बाकी जो मुआशरा है वो भी ठीक होता जाएगा. एंड वन लास्ट थिंग आई वांट टू से कि इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन द बिजनेस और एनी वेंचर, इंटेग्रिटी टेक्स द नंबर 1 पार्ट. सो इफ़ यू आर लॉयल, अगर आप सच बोलते हैं सारी आवाम के साथ तो आप मशहूर हो जाएंगे. ये बंदा 2 नंबरी नहीं करता. एंड यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू बी सक्सेसफुल एंड टू बी अ बेटर बिजनेसमैन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर, आपने इतने मुफीद मशवरे हमारी ऑडियंस को दिए. अब मैं दावत देना चाहूँगा आमिर मुस्तफ़ा साहब को कि वो स्टेज पे हैं और 5 मिनट में लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. थैंक यू सो मच कासिम अली शाह फाउंडेशन, एंड स्पेशली थैंक्स टू अली अब्बास साहब के जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया. अभी यहाँ पे एक भाई बता रहे थे वो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात करना. तो मेरा भी आज इसी तरह का ये कि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाकर, मैंने पूरे 5 मिनट ही लूँगा. मुझे 5 मिनट मिल जाए यही बड़ी है बात है. मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि मैं बेसिकली इस फील्ड में आया कि मैं ज़रा थोड़ा सा बैक हिस्ट्री की तरफ जाता हूँ. हम 2 दोस्त थे, तो मुझे ना हमेशा से, हम दोनों इकट्ठे ही स्टडी करते थे ना, तो हमने मैट्रिक भी इकट्ठे किया, ICOM भी इकट्ठे किया. तो फॉर्चुनेटली मेरे मार्क्स परसेंटेज ना हमेशा उससे ज़्यादा आते थे. तो मुझे याद है कि जब वो मैट्रिक में होते थे तो वो कहता था कि यार मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन ही करना है, मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन ही करना है. एंड आई डोंट इवन बोदर कि यार मैथ्स कम्युनिकेशन किस चिड़िया का नाम होता है. तो 2013 में जब हमने BCom कंप्लीट कर लिया और मेरे फॉर्चुनेटली फिर ज़रा मार्क्स परसेंटेज उससे ज़्यादा आ गई, तो उसके 56% मार्क्स थे, मेरे 76% मार्क्स थे. तो ही डिसाइडेड कि यार मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में जाकर ना फिल्म एंड TV में और पता नहीं किस किस में जो भी मैथ्स कम्युनिकेशन रिलेटेड डिप्लोमाज हैं या डिग्रीज हैं उसमें मैं अपना फॉर्म सबमिट करवा रहा हूँ और मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन की फील्ड में जाके आगे अपना मुस्तकबिल बनाना. तो मैंने सोचा यार ठीक है यार ऐसा तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन मेरा तो ख्वाब था ज़रा बाहर जाके फर्दर स्टडी करने का, क्योंकि मेरे मार्क्स हमेशा से अच्छे आते रहे. वो जिस दिन वो फॉर्म जमा करवा के आया, रात को मेरे घर आया, तो उसने मुझे बताया कि हाँ भी तुम्हारा क्या प्लान है. मैंने कहा यार ऐसा मैं इंशाल्लाह बाहर ही जाऊँगा, तुमने फॉर्म सबमिट करवा दी तो बड़ी अच्छी बात है यार. तो उसने मुझे कहा यार तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो तुम बेवकूफ़ी ना करो, तुम भी फॉर्म जमा करवा दो. मैंने कहा यार बात तो सही है. कहता अगर तुम तो बाहर जाने का ऐसा समझ रहे हो कि जैसे तुमने बस पे बैठना और उसने तुम्हें जाके ऑस्ट्रेलिया उतार देना है, ऐसा मुमकिन नहीं है, बंदा कभी कभी रह भी जाता है. तो उसकी बात ना मेरे पल्ले पड़ गई. मैंने जाके अगले दिन जाके मैंने भी मैथ्स कम्युनिकेशन के जितने भी फॉर्म थे सब में जाके मैंने सबमिशन दे दी, मैंने भी फॉर्म सबमिट करवा दिया. वो पहली लिस्ट लगी, ना मेरा नाम आया ना एहसन का नाम आया. दूसरी लिस्ट लगी, ना मेरा नाम आया ना एहसन का नाम आया. तीसरी और फाइनल लिस्ट लगी, ना मेरा नाम आया ना एहसन का नाम आया. हम दोनों ही रह गए. मेरे मार्क्स परसेंटेज फिर भी ज़्यादा थे. एहसन के फादर का बिज़नेस था, उसने अपने फादर का बिज़नेस ही ज्वाइन कर लिया. उसने कहा यार मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन ही करना है और PU से ही करना है और मैं अगले साल कर लूँगा, तो तुमने क्या करना है. इतनी देर में मैं भी मेरा भी माइंड चेंज हो गया था. मैं चूँकि BCom करके आया था, BCom में मेरे मार्क्स परसेंटेज ज़्यादा थे, तो आई डिसाइडेड कि मैं अब CA कर लेता हूँ. मैं CA की तरफ चला गया. तो CA के जब मैं पहले दिन ओरिएंटेशन क्लास पे बैठा हूँ तो मुझे PU से कॉल आती है कि जी आप आमिर मुस्तफ़ा बात कर रहे हैं. कि जी मैं आमिर मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ, आपका फिल्म एंड TV में फ़िज़िकल अपीयरेंस में नाम आया, तो आप ये सीट लेना चाहेंगे. मैंने कहा मैडम मुझे पता ही नहीं है फ़िज़िकल अपीयरेंस होती क्या है, मैं तो किसी के कहने पे फॉर्म सबमिट करवा दिया था. तो कहते सर आप बताएं कि आपका मेरिट के मुताबिक नाम आ गया, अब आप ये सीट लेना चाहेंगे. मैंने कहा मेरे पास टाइम कितना है. कहते आपके पास बस ये कॉल जितना ही टाइम है,
आपने इसी के अंदर ही डिसाइड करना कि आपने आना कि नहीं आना। मैं कहा अच्छा। मैं वो ओरिएंटेशन क्लास के दौरान ही वो मैं सीए छोड़ कर तो मैं नीचे भाग आया। मैंने कहा मैडम मैंने नहीं यहाँ पे पढ़ना, मुझे पीयू से कॉल आ गई और मैं इस तरह जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर आप कैसे जा सकते हैं, वो तो आपकी फील्ड ही नहीं है। मैंने कहा नहीं बस मैंने उधर ही जाना है, ये मेरी फील्ड नहीं है, मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आया। वो पहला दिन था। वो खैर मेकिंग लॉन्ग स्टोरी टू शॉर्ट, वहाँ से मेरी मीडिया की ना एक जर्नी स्टार्ट हुई। मीडिया में जिस दिन मैं पहले दिन आ गया ओरिएंटेशन क्लास में पंजाब यूनिवर्सिटी में फिल्म एंड टीवी में बैठा, मैं चूँकि कॉमर्स पढ़ कर आया हुआ था, मेरे इर्द गिर्द सारे वो मीडिया के बंदे थे। कोई फिल्म मेकर था, कोई फोटोग्राफर था, कोई था। हमारी पहले दिन क्लास में हफीज़ ताहिर साहब आए। उन्होंने कहा जी मेरा नाम हफीज़ ताहिर साहब है और मैंने ऐनक वाला जिन ड्रामा बनाया। मैं भी सामने बैठा, मैंने कहा यार ये वो शख्स जिसने ऐनक वाला जिन ड्रामा बनाया था। मैं उसको देख के बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा यार क्या बात है, मतलब बचपन की मेमोरीज है इनके साथ। वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। कोई टीचर पूछ रहे अपनी फ़लानी फिल्म देखी है, ये बच्चा खड़ा हो रहा है जी मैंने देखी है, इसकी फिल्म का नाम डायरेक्टर ये है, इसके फिल्म का ये डायलॉग है, ये डायलॉग है। मैं बीच में बैठा, मैंने कहा यार मैं किधर आके बैठ गया यार, ये तो मेरी फील्ड ही नहीं है। और वो लोग सारी फिल्मों की बातें कर रहे हैं, कोई ड्रामा की बातें कर रहे हैं। उन दिनों में माय नेम इज़ खान आई थी, वो मैंने लाहौर से फैसलाबाद बस पे बैठी हुई देख ली। वो एक वाहिद फिल्म थी जो मैंने उस टाइम पर देखी हुई थी। ये तो बाकी जितने भी क्लास फेलो थे वो सब ने, किसी ने स्टीवन स्पीलबर्ग की, क्रिस्टोफर नोलान की, मेल गिब्सन की, पता नहीं किस किस की कौन कौन सी फिल्में देखी हुई थी। वो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार अब आमिर साहब आप बार बार तो डिसीजन चेंज नहीं कर सकते। अब आप इस फील्ड में आ गए ना, तो अब आपको ना ज़रा थोड़ा बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मनवाना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा। मैंने सर फिर उस टाइम पर आकर इतनी मेहनत की, मैंने इतनी मूवीज़ देखी मैंने बताया। हाँ जी, मेरे लिए ये मेहनत थी, क्योंकि वो फिल्मों की बातें होती थी, कैफ़े में बैठ के भी फिल्मों की बातें होती थी। मैंने कहा यार मैं किधर आ गया, मेरे दिन में यही चलता था। फिर मैंने एक हार्ड ड्राइव परचेज़ की 1 TB की, वो मैंने किसी को दी, उसने मुझे वो, मैंने कहा जितनी भी फिल्में इसमें हो सकती ना सारी कर दूँ। मैं सारा दिन बैठ के मूवीज़ ही देखते रहना। कोई पहले 1.5 सेमेस्टर तो मैंने फिल्में देखी टका के घर से, यूनिवर्सिटी में भी फ्री टाइम पे मैंने मूवी देखनी, वापस आके घर में मूवी देखनी। मूवी देखते देखते मुझे ऐसे ही ना मेरा एक प्रोफेशनली करियर भी स्टार्ट हो गया। मुझे एडिटिंग का शौक़ चढ़ गया, मैंने एडिटिंग की जॉब स्टार्ट कर दी। फिर एक चैनल लॉन्च हो रहा था 24, मुझे वहाँ पे इनविटेशन मिला, मैं वहाँ पे एज असिस्टेंट चला गया। वहाँ से मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने 2015 में लाहौर रंग और न्यू टीवी को ज्वाइन किया। वहाँ पे मुझे एज ए सीनियर एडिटर के तौर पे ना जॉब मिली। वहाँ से फिर मेरी एक और लाइफ का ना सर्कल, मेरे फिर ना रास्ते खुद ब खुद खुलते गए। शुरू में मैं जितना परेशान था, उसके बाद ना मेरे ज़िंदगी के रास्ते खुलते गए। 2018 में मैंने लाहौर रंग चैनल ज्वाइन किया। वहाँ पे मुझे ब्यूरो चीफ साहब के साथ मुझे मौका मिला कि आपने इनके साथ प्रोग्राम करवाना है, और इनके प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि लाहौर में जितने भी ब्यूरोक्रेसी बैठी है ना, उनके आपने इंटरव्यूज़ करने हैं। मैंने कहा जी ठीक है। तो हम जाते थे रोज़ाना, कभी MD वासा के पास जा रहे हैं, कभी IG साहब के पास जा रहे हैं, कभी CIA के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं। तो हमारे ब्यूरो चीफ साहब ना बड़ी सीरियस सी गुफ्तगू करते थे। उस प्रोग्राम के सिर्फ ना 3 ही व्यूज़ होते थे। एक मैं होता था, व्यूज़ उसके जितने आते थे, मेरा आता था व्यू, क्योंकि मैंने तो एडिट करवाना होता था, और एक वो गेस्ट बेचारा बैठ के देखता था, और एक वो ब्यूरो चीफ साहब खुद देखते थे। वो 3-4 व्यूज़ आ जाए तो बहुत बड़ा बात होती थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार आमिर साहब ये 5-6 साल हो गए हैं आपको इनको ब्यूरोक्रेट्स के साथ इंटरव्यूज़ करते हुए, तो ये जो आपने ब्यूरोक्रेसी के साथ अपनी इस्लाम-दो बनाई है, इनके साथ कोई पर्सनल गुफ्तगू करें, इनकी अंदर की बातें करें, इनके साथ मज़े की गुफ्तगू करें। तो ये मैंने आइडिया ना अपने वो हेड को दिया, तो उनको ना कुछ समझ में ही आया। उन्होंने कहा भाईजान ये टीवी चैनल में कहाँ पे इस तरह का। तो देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई ओन यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट चैनल। तो फिर मैं वहाँ से अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया। मैंने कहा यार जी जितनी भी मैंने अपनी इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान इन लोगों के साथ सलाम-दुआ बनाई ना, इनके पास जाना है, इनसे वो बातें करनी है जो इनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ही नहीं है, पर्सनल बातें करनी है। तो अभी तक वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई तकरीबन 25-30 इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ पॉडकास्ट के नाम पर। अब पॉडकास्ट वो अभी यहाँ पे भाई कह रहे थे कि बहुत बड़ा वो सेटअप होता है। वो बिल्कुल एवरी जर्नी स्टार्ट फ्रॉम अ बेसिक आइडिया। तो मैं बेसिकली 2 मेरे यूट्यूब चैनल है। एक का नाम है बाकर खानी, उस पर वो बेसिकली नाम ही इस तरह का है। नहीं वो ऐसे है कि उसमें ना सिर्फ कॉमेडी कॉन्टेंट है। वो ऐसे है कि मैं 5-6 करैक्टर खुद ही कर लेता हूँ। वो 5-6 करैक्टर मैंने अब्बा भी बन जाना है, भाई भी बन जाना है, भाभी भी बन जाना है, जो भी करैक्टर मैंने लिखी, बीवी भी बन जाना है। तो दूसरा वो मेरा एक बड़ा फेवरेट है, जे शेट्टी, ब्रिटिश इंडियन पॉडकास्टर है।
उसको देख के मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था कि यार मुझे बेसिकली पॉडकास्टिंग चैनल स्टार्ट करना चाहिए। तो अभी मेरे पास उस तरह का इक्विपमेंट तो नहीं है, जैसे आप बता रहे थे होना वैसे ही चाहिए। तो इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एक टाइम आएगा कि उस लेवल पर भी जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आमिर भाई, आपने इतने जो है एक्सपीरियंस शेयर किया और आपकी फ़िल्मों का दर्द हम समझ सकते हैं। दूसरा, अब मैं जो इनवाइट करना चाहूँगा वो उमैर अमजद साहब को करूँगा और उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आपके साथ शेयर करें अपने लाइफ एक्सपीरियंस इन 5 मिनटों में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन। डॉक्टर बोगस नाम एक ऐसे पड़ गया, हम लोग कॉलेज के अंदर होते थे, मैं और मेरा एक दोस्त होता था, तो हम लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट टाइप के और जो है ना इस तरह के लोग होते थे। मैं कहा यार ज़िंदगी जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा बोगस है। तो हम लोग एक दूसरे को मिस्टर बोगस कहने लग पड़े, क्योंकि वी आर नॉट रियल। तो हम लोग अपने आप को प्रिटेंड कर रहे होते हैं सारे मामलात के। हम लोग लोगों से मिलते हैं तो हम लोग कुछ और होते हैं, किसी घर आते हैं तो हम लोग कुछ और होते हैं। तो हम लोगों ने एक दूसरे को बोगस कहना शुरू कर दिया, तो वो हमारा नाम पड़ गया। ट्विटर स्टार्ट किया, नया आया था, ऑर्किड के बाद वहाँ पे जाके डॉक्टर बोगस नाम स्टार्ट कर दिया। पता नहीं क्यों हर चीज़ के सोल्यूशन देने की बहुत ज़्यादा आदत थी कि चाहे अपना इनपुट ज़रूर दूंगा, तो डॉक्टर बोगस का नाम पड़ गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ना रिलेट करने लग गया मैं इसको कहने लग गया अच्छा ठीक है, ज़िंदगी में हम लोग बहुत कुछ करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ और है, पर्सनल लाइफ और है, बाहर जाना और है, तो ज़िंदगी बोगस है। तो ये बात तो पक्की होगी। तो हम लोगों ने डॉक्टर बोगस एक मैंने चैनल स्टार्ट कर लिया अपना। मैं कुछ थोड़ा सा रिलेट करवाऊँगा थोड़ा सा प्रोफेशनल अपने करियर के थ्रू। आई एम एक्चुअली अ सेल्स प्रोफेशनल, बिजनेस डेवलपमेंट फॉर द पास्ट अबाउट गुड डेकेड ना, और बहुत सी सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर काम किया और अभी भी चल रहा है बड़ी जगहों पर। सो ये काम स्टार्ट कहाँ पे आया, पॉडकास्टिंग का आइडिया कहाँ से आया, तब इतना ज़्यादा नहीं एक्सपीरियंस था, लोगों को सुना भी नहीं था। सो ग्रांट कार्डोन, आप लोगों ने किसी ने सुना है ग्रांट कार्डोन के बारे में, राइट? तो वो 10x सेल्स के बारे में बात करता है। और जब भी कोई गोरे बात कर रहे होते हैं ना सेल्स के बारे में, तो जिस कॉल सेंटर में हम लोग काम कर रही हैं, यहाँ हामिद बैठे हुए हैं और मैं भी बैठा हूँ, हम लोग गोवेस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर काम कर चुके हैं। तो वो जिसने वहाँ पे सर्वाइव कर लिया ना, तो वो कहता है कि भाई हमें सेल्स आती है, क्योंकि अगर जो नहीं सर्वाइव कर चुका वो निकल गया था भाई। खैर, ग्रांट कार्डोन की ट्रेनिंग मेरी करंट कंपनी ने उन्होंने कहा जी कि हम लोग उनकी ट्रेनिंग देंगे, और उनको तकरीबन कोई $10,000 पर मंथ दे रहे थे और जो बातें बता रहे थे कि सारी ट्रेनिंग देंगे हम लोग। तो डेविड ब्रैडली वो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव था। ग्रांट कार्डोन US बेस्ड एक बंदा है, रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़े एम्पायर हैं, जैसे वर्जिन वाला हमारा रिचर्ड ब्रांसन है, तो उसी की तरह कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने अपनी पहली ट्रेनिंग स्टार्ट की, बताने लगा कि सेल्स का सबसे पहला मकसद ये होता है कि आप अपने रेफरेंसेस से मुलाकात करें, आपके जो लोग बाहर बैठे होते हैं आप उनको टैप करें अपने रेफरेंस सर्कल्स के अंदर से, ताकि आपको लीड्स मिलें। तो उन्होंने कहा ठीक है, सारे वहाँ पे गोरे, हमारी न्यूजीलैंड बेस्ड कंपनी थी, वहाँ पे सारे गोरे थे और यहाँ पे मैं था, और हम लोग कोई भी नहीं थे, लेकिन अपने आप को गोरों से ज़्यादा ही समझते थे, इसलिए कि हम लोग पाकिस्तानी हैं और हमें पता कि एक वो मेंटल साइकोलॉजी रहती है और रोज़ जिंदा रहनी भी चाहिए। खैर, तो नेक्स्ट उन्होंने कहा कि आप लोग सारे अपने रेफरेंसेस को टैप करके आएँ और उसके बाद बताएं कि आपको क्या रिस्पांस मिला, क्या आपको कोई लीड मिली, आप लोग कहीं से कुछ बिज़नेस विन कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने कोई ख़ास कुछ देखा नहीं, बहुत से लोग आपस में, फिर जब कॉल बंद हुई तो कहा अच्छा मैं उसको टैप करूँगा। सो जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट आया तो डेविड ब्रैडली वाज देयर, ही इज़ लाइक मेरा नाम फिलिप टायलर है, दैट इज़ द सूडो, और मेरे काफ़ी लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। सो हर किसी ने कहा अच्छा, मैंने उसको टैप किया, उन्होंने कहा था कि हम लोग आपको लीड देंगे, कोई बात होगी, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन, एनी ऑफ द अदर सर्विसेज। So he said that, okay, my friend Philip, who you have tapped and what is the response? So I told him that I haven't tapped anyone. In fact, I'm just going to do it now because it's been about good 3 weeks that we are together and I know you and you are based there in US. How you can help me? And he was like, oh, ये लड़के के अंदर कुछ डिफरेंट है, ये वाली तो बात आई नहीं की, इसके तो उल्टा चोर को तो आगे वाला सीन कह दिया कि ये तो मुझे ही पड़ गया। तो उसने मुझे कहा कि यस, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, आप पॉडकास्ट पे आओगे मेरे साथ, आई वुड लाइक टू शेयर दिस। तो तब एक अंदर हमेशा से एक ये कसक थी कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना है गोरों के सामने, कि कहीं भी जाके बताएं तो सही कि यार ये डिफरेंट लोग हैं, उनमें अच्छे लोग हैं और जो हमारा इमेज बना वो वैसा नहीं रहेगा। सो डेविड ब्रैडली के साथ मैंने पॉडकास्ट की और वी टॉक्ड अबाउट IT सेल्स, वी टॉक्ड अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट, एंड थ्रू दैट पॉडकास्टिंग मुझे बहुत मज़ा आया। तब तक पता लगा पॉडकास्टिंग होती क्या है, इंटरेक्शन क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, आइडियाज़ क्या निकलते हैं। जैसे आप बता रहे थे, इट इज़ नॉट एन इंटरव्यू, इट इज़ एक्चुअली अ कॉन्वर्सेशन। सो उस कॉन्वर्सेशन के अंदर से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ऑल आइडियाज़ निकले और फ्रॉम देयर आई
closed a business of about good $20,000 and that was a big amount. और उसके बाद जाके फिर कहा कि अच्छा यार अगर ये कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते. लोकल पॉडकास्टिंग देखनी स्टार्ट की और वो डिफरेंट कंटेंट था. कोई लोग कॉमेडी कर रहे थे, कोई लोग डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे, पॉलिटिकल. तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं सेल्स और अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की तरफ जाऊंगा. सो आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल एंड विद द नेम ऑफ डॉक्टर बोगस. और मेरी अभी तक की कुछ पॉडकास्ट आ गई हैं, कुछ रिलीज़ और होंगी. और इन और पॉडकास्ट के अंदर मेरी एक हामिद के साथ पॉडकास्ट थी, मेरी एक और यूईटी के इंक्यूबेशन सेंटर के जो मैनेजर हैं उनके साथ थी, एक रियल एस्टेट के साथ थी. तो आई एम टैपिंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर रहते हुए हम लोग बिज़नेस कैसे जनरेट कर सकते हैं. जैसे पहले भी बता रहे थे आप भी कि लोग कहते हैं कि जी आईटी की स्किल सिर्फ देख लें, पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे मामला. लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपको नहीं पता लगेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यू कैन नॉट ग्रैब बिजनेस. लोग कहते हैं कि बहुत बुरे हालात हैं पाकिस्तान के. बिल्कुल हैं. ये हालात हमने बुरे किए हैं और हम ही ने ठीक करने, और अपॉर्चुनिटीज़ भी हम ही क्रिएट करेंगे. सो एक छोटी सी कोशिश स्टार्ट की है टू जनरेट बिजनेस आइडियाज़ हर स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए. एंड इंशाल्लाह ताला यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ अदर कंटेंट देयर. थैंक यू. थैंक यू सो मच उमर भाई, आपने इतना लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया. अब मैं दावत देना चाहूँगा सैयद मूसा रज़ा साहब को कि वो स्टेज पे हैं और इन 5 मिनटों में अपने लाइफ एक्सपीरियंस के हवाले से आपके साथ शेयरिंग करें. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मेरा मानना है कि किसी भी अदारे की कामयाबी वही होती है कि उस अदारे का जो फाउंडर है या CEO है उसकी प्रेजेंस इफ़ेक्ट ना करे उसकी एक्टिविटीज़ को. और मैं समझता हूँ कासिम अली शाह साहब की ये कामयाबी है कि वो आज यहाँ पे नहीं है. पता इनको इस एक्टिविटी का पता है भी कि नहीं, लेकिन बड़े अच्छे अंदाज में ये एक्टिविटी हो रही है. और मेरा एक और मानना ये भी है कि ये कामयाबी आपको तभी मिलती है जब आपके पास अली अब्बास साहब जैसे दोस्त और साथी हों. तो आपका अली अब्बास साहब बहुत शुक्रिया. मुझे भी आपने बहुत सपोर्ट किया है, बड़ा प्यार मोहब्बत दिखाया हमेशा मौके पे. पॉडकास्ट का थोड़ा सा एक बस वाक़या मैं बता देता हूँ, बाकी फिर मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बता दूँगा. तीसरा के चौथा एपिसोड था अली अब्बास साहब के साथ. और सेटअप जैसे मुनीर भाई हैं, इनका सेटअप बड़ा अच्छा मैं देखा हुआ आपका, लेकिन मेरा सेटअप बहुत बेसिक था उस वक़्त. और पॉडकास्ट के बाद में पता चला कि ब्लेंडर बच गया मुझसे. सारी जो ऑडियो थी ख़राब हो गई. तो उस टाइम पे मैंने रात को अली अब्बास साहब को बताया कि अली भाई जो हमारी ऑडियो है वो ख़राब हो गई है. मेरा तो था कि शायद अली भाई अब दोबारा मुझसे रिप्लाई भी नहीं करेंगे और बात भी नहीं करेंगे, बट ये इनका बड़ा दिल है कि इन्होंने हमेशा साथ रखा. बहरहाल हमने उसको थोड़ा सा ऑडियो को रिट्रीट करवा के गुजारा करवा दिया. बेसिकली मेरी एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया से है. मैं 5 साल ऑस्ट्रेलिया में रहा. मैंने वहाँ पे एजुकेशन भी ली, हर किस्म का काम किया, स्टार्टिंग फ्रॉम किचन और एक IT कंपनी में एज अ सेल्स फोर्स का डेवलपर. 2021 में जब कोविड अपनी पीक पे पहुंचा तो दैट वाज अ वेरी टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ. हम 3 भाई थे, हम तीनों ही ऑस्ट्रेलिया चले गए. And my parents were affected by COVID. So that was the time I was just settled down after 5 years of struggle. मैं भी settled हुआ ही था ऑस्ट्रेलिया में. तो that was a turning point and decision मैंने लेना था कि मैं अब क्या करना है. So being elder son, मैं पाकिस्तान वापस आ गया to live with my parents. And by today I guess अब 2.5 साल हो गए हैं पाकिस्तान वापस आए हुए. And I think कि जो सबसे ज़िंदगी का मेरा अच्छा डिसीजन था वो यही था कि मैं पाकिस्तान वापस आया. उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान आने से पहले मेरी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट थी वो बहुत रुकी हुई थी, स्लो थी. पाकिस्तान आने के बाद आई स्टार्टेड माय ओन डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एंड जस्ट इन 2 years अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि पाकिस्तान की जो टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ है उनमें से वी आर वन ऑफ देम. वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 40 people. वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75 clients in Pakistan and internationally as well. We have offices in our Lahore, Karachi, then Australia में भी हमारा ऑफिस है. तो ये जो कामयाबी अल्लाह ताला ने दी है, आई गेस के एक उस टाइम जो मुझे डिसीजन बहुत बुरा लग रहा था कि आई एम लीविंग एवरीथिंग इन ऑस्ट्रेलिया और कमिंग बैक टू पाकिस्तान. तो आई गेस ये माँ बाप की दुआएं होती हैं जो इंसान को एक अच्छा फ़ैसला करवा देती हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से. एक भाई ने सॉरी आपने बड़ी अच्छी बात की यूजिंग ऑफ रेफरेंसेस. मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो आई हैड नो वन इन इंडस्ट्री
किसी को जानता नहीं था, किसी को पहचानता नहीं था, लेकिन एक अच्छी या बुरी आदत थी, वो थी कि मैं सोशली बहुत एक्टिव था। सोशल मीडिया पे कोई 3-4 हज़ार मेरे फ्रेंड लिस्ट में थे। फ्रॉम 2014-15 बहुत हर चीज़ पोस्ट कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, तो इवन कई दोस्त मेरे बड़े इरिटेट होते थे। लेकिन फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जब मैं पाकिस्तान वापस आया और मैं किसी को भी नहीं जानता था, तो स्टार्टेड फ्रॉम माई रेफरेंसेस, और वो चीज़ बहुत काम आई। आई वुड से कि जो इनिशियल का जो साल का स्ट्रगल था ना, जिसमें किसी को जानता नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे रेफरेंसेस काम आए। तो आई वुड गिव यू वन सजेशन कि अपने जो पर्सनल रेफरेंसेस हैं उन पे हमेशा काम करते रहना चाहिए, और ना सिर्फ काम करते रहना चाहिए बल्कि उसको आपकी जो भी डोमेन है उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, उसको डेवलप करने में। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने बस शेयर करनी थी। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे बर्दाश्त करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। नो डाउट माँ बाप की जो दुआएं होती हैं वो आपको ऐसा फ़ैसला करने पे मजबूर कर देती हैं जो आपके हक़ में बेहतर होता है। तो इसी के साथ साथ मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट को बुलाना चाहूँगा। वैसे तो उनके बारे में मैं ये कह दूँ कि जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के दौर में था, मैं उनको देखा करता था जिम में, और काफ़ी एडमायर करता था कि यार क्या एक इंसान की बॉडी है और किस तरह की पर्सनैलिटी है ये। तो आज मैं बड़े दिनों बाद उनसे मिलने जा रहा हूँ और उनके साथ रब्ता हुआ है मेरा। तो प्लीज़ वेलकम साउद जावेद साहब। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यहाँ पे जब मैं आया था तो मैंने सोचा हुआ था मैं कुछ और बोलूँगा, लेकिन सारे लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतने डिसेंट तरीके से बात करें, मुझे लग नहीं रहा जो मैं बोलना चाहूँगा वो ज़्यादा इंप्रेसिव होगा। तो मैं एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ। पहली बात तो ये कि अली भाई यहाँ पे है नहीं। पॉडकास्टर्स के लिए ना ये मौत होती है 5 मिनट बोलना, क्योंकि हमारा थैंक यू, हाँ हम लोग बोलने में ज़्यादा होता है, हमसे तो बोलते रहते हैं, 5 मिनट बोलना आपने। एनीवेज, तो लाइफ जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। जब मैं पैदा हुआ था तो डॉक्टर साहब ने, और मैं बड़े एक अच्छे हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, फातिमा मेमोरियल में, डॉक्टर साहब ने कह दिया कि इसके तो दिल में सुराख है। तो उसी वक्त ही मेरी वालदा ने जो है वो मन्नत मांग ली कि मैं इसको हाफ़िज़ कुरान बनाऊंगी तो ये अल्लाह करिए ठीक हो जाए। अगला टेस्ट कराया, मैं ठीक हो गया। तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि वो अल्लाह मियाँ ने जो था एक पाथ सेट किया हुआ था मेरे लिए, और वो उसके थ्रू मैंने जाने ही जाना था। खैर, मैं अपनी फैमिली का जो था वो फर्स्ट बच्चा था जो हाफ़िज़ कुरान भी बना। उस वक्त का जब मैं ज़माना था, मैं छोटा होता था, उस वक्त ये O-A-levels नया आना शुरू हुआ था। तो हम लोग रहते थे समनाबाद में, बड़ा एक देसी सा फैमिली कल्चर था हमारा, एज एन वेल ऑफ फैमिली थी, लेकिन वो समनाबाद का, आई एम श्योर जो लोग आइडिया है ओल्ड लाहौर का उनको पता होगा कि बड़ी बड़ी हवेलियाँ, घर और सारी फैमिली के साथ रहती थी। सो आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई फैमिली जिसने O-levels किया। जब मैंने O-levels कर लिया तो उस दौरान ये डिसाइड होना शुरू हो गया कि इसको अब हिफ्ज़ भी कराना है। तो मैं को एजुकेशन में पढ़ता था, मम्मी डैडी बच्चा था, और अम्मा मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देती थी कि ये ख़राब ना हो जाए बच्चों में जाके। मैंने आज तक वो बंटो वाली गेम भी नहीं खेली, वो जो टेकन शेकन होती थी मैंने वो भी नहीं खेली। खैर, मैं वो हिफ्ज़ करने चला गया। अब जब मैं हिफ्ज़ करने गया तो मदरसों का, आई एम श्योर आपको पता है माहौल क्या होता है, कार सब मारते होता था। तो मेरी अम्मा ने स्पेशल जो है वो कार साहब को बादाम भी भेजने हैं। फिर मेरा हाफ जब कुरान पाक ख़त्म हुआ तो कार साहब की बीवी को टॉप्स भी भेजे उन्होंने कि ये मार ना पड़े इसको। बड़ा उन्होंने मम्मी डैडी बच्चा मुझे रखा वहाँ पे। तो खैर, इसका चंक ये है कि मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। कि मैंने जब सब्ज़ी लेने जाना तो मैंने पंजाबी में सब्ज़ी भी लेनी है कि एनी दी सब्ज़ी दे दो, इंच कर दो। जब मैं स्कूल जाता था तो बिकॉज इट वाज एन इंग्लिश स्कूल, तो मुझे फिर इंग्लिश में सारी कॉन्वर्सेशन करनी पड़ती थी। तो मैं हमेशा से कंफ्यूज रहता था कि मैं किस साइड पे बिलोंग करता हूँ। मैं देसी साइड पे बिलोंग करता हूँ कि मैं कूल साइड पे बिलोंग करता हूँ। तो वो लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो अल्लाह में जो थे वो मेरे ख्याल से वो ट्रेनिंग कर रहे थे, वो बताना चाह रहे थे कि आपको जो है बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स होना ही चाहिए। तो वो सारी उस तरह की मेरी जो है ना वो अपब्रिंगिंग होना शुरू हुई। फिर इन दी एंड हुआ ये कि मैं बिकॉज मेरी वालदा जो थी बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करती थी कि इसको अच्छी एजुकेशन देनी है, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की यहाँ पे ब्रांच है UCL, मैंने वहाँ से जो है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे अपना एडमिशन ले लिया। और बड़ा अच्छा माहौल, बड़ी अच्छी वेल ऑफ फैमिली से बैकग्राउंड से लड़के आते थे। जब पहले साल की मेरी फ़ीस गई पाउंड्स के अंदर और मेरा रिजल्ट बस पासिंग मार्क्स आए, तो मुझे सेल्फ रियलाइज़ हुआ कि ये तो फ़ीस ही बड़ी ज़्यादा है, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो या मेरे पेरेंट्स नहीं कर सकते, मुझे इन पर बर्डन इतना डालना नहीं चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा जी मुझे चेंज कर दी मेरी यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने कहा चलो सोचते हैं इस बारे में। तो आउट ऑफ नोवेयर मेरी सीनियर थी, उसने कहा इसको FC कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं इसका। तो मैं उस वक्त बड़ा डिप्रेस घर में बैठा, मैंने कहा यार इतनी पेंडू यूनिवर्सिटी मैं तो नहीं FC जाऊँगा कभी भी। खैर अम्मा ने ज़बरदस्ती मेरा FC में एडमिशन करा दिया। जो फर्स्ट वीक था मेरे FC कॉलेज का, वो मैं अकेले बैठ के, S ब्लॉक है एक साइंस डिपार्टमेंट का, वहाँ पे मैंने अकेले बैठ के गुजारा।
और वहाँ पे लड़के आते थे, ऑब्वियसली सीनियर्स भी थे, वो छेड़ते छूटते भी थे। मैं बड़ा सैड मैंने वहाँ पे गुजारा। फिर आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे लाइफ चेंज हुई तो आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई यूनिवर्सिटी जिसको टीचर्स ने, फैकल्टी ने और स्टूडेंट्स ने, जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो बहुत बड़ा फेयरवेल दिया, बहुत पॉपुलर हो गया, अल्लाह ने माशाल्लाह बड़ी इज्जत दी वहाँ पे। तो चंक ये है इस पूरी स्टोरी का जो भी मैं करना चाह रहा हूँ, आपको हर चीज़ जो है वो अल्लाह मियाँ पे डाल देनी चाहिए। ये मेरा एक लाइफ स्टोरी है, हो सकता है आप सबकी डिफरेंट हो, आई एम श्योर सबकी डिफरेंट होगी, बिकॉज अल्लाह मियाँ ने हर इंसान को पैदा किया है किसी मकसद के लिए। वो मकसद जो है वो आप कोशिश करें, ढूंढ लें। अगर आप नहीं ढूंढ सकते तो वो अल्लाह मियाँ पे डाल दें, वो अल्लाह मियाँ से करना शुरू कर देंगे। अब ये जो पॉडकास्ट की स्टोरी है वो ये है कि आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर सिंस आई वॉज बॉर्न। मैं जब बड़ा हो रहा था, स्कूलिंग मेरी होना शुरू हो गई हुई थी, बॉडी शॉडी बनाना शुरू कर ली, एक्टर बनना था। तो उस दौरान अम्मा ने कहा कि ये फील्ड में नहीं जा सकते, तो हमारी बैकग्राउंड नहीं, इधर अप्रोच लगती है। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने कहा जी क्या करूँ? उन्होंने कहा कुछ और सोच लो। तो मैंने कहा जी मैं क्रिकेटर बन जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त 14 करोड़ आबादी होती थी। उन्होंने कहा 14 करोड़ आबादी है तो तुम कहाँ से क्रिकेटर बनोगे? मैंने कहा ठीक है, आई ड्रॉप द आइडिया। मैंने कहा कि अब मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छी फील्ड है लेकिन पैसा नहीं है पाकिस्तान में। मैंने कहा पैसा तो बहुत ज़रूरी है, मैंने वो भी आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा मैं आर्मी में चला जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम मेरे बड़े इकलौते, उस वक्त में इकलौता था, भाई बाद में आया था, तो तुम मेरे इकलौते बेटे हो, दिल में पहले सुराग वाला सीन भी हो गया, तुमने नहीं जाना आर्मी में। मैंने कहा जी मैं नहीं जाता। तो जब मुझे फिर एंड में रियलाइज़ हो गया कि मैं सब कुछ बनना चाहता हूँ, तो मैंने वो उस एम के साथ जो है ना, वो एक दो बड़े डायरेक्टर्स हैं उनको अप्रोच किया, उन्होंने मुझे फिल्म में काम भी दिया। वो फिल्म शूट हो गई, सारा कुछ हो गया। पॉडकास्टिंग कहाँ से शुरू हुई? जब वो फिल्म रिलीज़ होनी थी पिछले साल फेब के अंदर। वो खैर जब फिल्म रिलीज़ होनी थी उससे पहले मैंने सोचा कि इस चीज़ को कैश आउट करा लेना चाहिए। जब फिल्म रिलीज़ होगी तब भाई हीरो बन जाएगा, उससे पहले पॉडकास्टिंग चैनल शुरू कर लेते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ के अंदर। हुआ ये कि फिल्म तो रिलीज़ नहीं हुई, मेरा जो माइक चेक, वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन जो मेरा माइक चेक का पॉडकास्ट जो चैनल था वो चलना शुरू हो गया। तो अगेन बात हुई आ जाती है कि अल्लाह मियाँ जो है उन्होंने एक पाथ सेट किया हुआ था, ऑलरेडी एक प्लानिंग थी जो उन्होंने मेरे लिए सेट की हुई थी, उसके थ्रू जो था वो सारा मेरा प्रोसेस चलना शुरू हो गया। तो लाइफ में बहुत कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है, आपको लॉस भी फेस करना पड़ता है, धोखे भी मिलते हैं, धोखे नहीं मिलेंगे तो आप सीख ही नहीं सकते। तो आपने कभी ये नहीं सोचना ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हमेशा जो भी आपके साथ हो रहा होता है, अगेन अल्लाह मियाँ ने हर इंसान को किसी ना किसी मकसद के लिए पैदा किया है। कोई इंसान बेमकसद नहीं पैदा हुआ, कोई विलन पैदा हुआ, कोई हीरो पैदा हुआ, लेकिन हुआ किसी मकसद के लिए। तो आपने हर चीज़ जो है वो अल्लाह मियाँ पे छोड़ देनी है, जैसे वो आपको चलाना चाह रहे हैं वो चलता रहने देना चाहिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतने, मैं अब जिस तरह आप सबकी ड्रेसिंग देखें, सारे बड़े डिसेंट बन के आए हुए, अच्छे बन के आए हुए, मैं वो वाला लड़का जो फटी जीन पहनता हूँ, खुली सी शर्ट पहन लेता हूँ, बड़ी बड़ी ऐनक पहन लेता हूँ, पहन लेते हैं। घर में वो भी नहीं पहनता, तो बड़ा उस तरह का फिर के फहरा होता है। लेकिन अगेन इट इज़ प्रिविलेज फॉर मी कि मुझे अली भाई ने जो है वो यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे मैं पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, होस्टिंग कर रहा हूँ। और जो हमारा पॉडकास्टिंग चैनल भी है वो हम लोग बहुत कैजुअल लेके चल रहे होते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सारे बॉयज़ बैठे हुए हैं और इनके पॉडकास्टिंग हम लोग देख रहे होते हैं। वेरी डिसेंट कॉन्टेंट, बहुत टेक्निकल भी होता है, इंटेलेक्चुअल भी होता है। अब अगर मैं इन वाला कंटेंट करना शुरू कर दूंगा तो लोग मेरा तो देखेंगे नहीं, क्योंकि इनका ऑलरेडी इतना अच्छा चल रहा होता है। तो हम लोग जो कंटेंट कर रहे होते हैं बहुत कैजुअल तरीके से लेके चल रहे होते हैं, ताकि दूसरे बंदे का अंदर का जो ठरकपन है या चचोरापन है हम लोग कोशिश करते हैं उसको बाहर निकालें। तो हमारा ये मकसद है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। जी जी, आपने फिल्म में ऐसा क्या किया जो रिलीज नहीं हो सकी? बेसिकली वो फिल्म शोएब मंसूर साहब की फिल्म है, बड़ी अच्छी फिल्म है। उसके अंदर मैं कश्मीरी का रोल प्ले कर रहा हूँ। वो फिल्म इसलिए डिले हो रही है बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन, वो थोड़ा रुक रहे हैं क्योंकि अभी फिल्मों के इसमें हालात नहीं है। और दूसरा ये कि वो फिल्म एक बहुत वास्ट स्केल पे शूट हुई हुई है। बेचारे अच्छा टाइम है तब वो रिलीज करें, ये मेरा सियासी बयान था। इंशाल्लाह ताला फिल्म टाइम पे आएगी तब भाई हीरो बन जाएगा और फिर इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत तो इसी के साथ साथ मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट को बुलाना चाहूँगा, फ़खरुल इस्लाम साहब को। मैं चाहूँगा कि वो आएँ और 5 मिनट में अपने लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम रियली ऑनर्ड कि मुझे यहाँ पे बात करने का मौका मिला। मेरी स्टोरी शुरू होती है 2001 से। उससे पहले स्टोरी जो है वो शायद सुनाने वाली नहीं। 2001 में मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से मैथ्स कम्युनिकेशन में। तो उन्हीं दिनों में दीन पढ़ना शुरू किया। उस ज़माने में जो 9/11 हुआ था और अमेरिका ने यहाँ पे अटैक किया था अफ़गानिस्तान में, तो बड़ा गलगला था इसका
तालिबान का और बड़ा दीनी कंटेंट यहाँ पे डेवलप हो रहा था। तो उसी दौरान दीन पढ़ते पढ़ते पता चला कि टीवी हराम होता है और औरत का पर्दा बड़ा सख्त होता है और तस्वीर जायज़ नहीं है और मौसीकी हराम है। तो मैं एमए कर चुका था मैथ कम्युनिकेशन में, तो अब मैं क्या करूँगा, फील्ड में जाएंगे। टीवी नए नए आए थे 2002 में, आप जानते हैं जियो वीओ सारे चैनल आए थे मुशर्रफ दौर में, प्राइवेट इंडस्ट्री टीवी चैनल की डेवलप हो रही थी। तो सारे मेरे क्लास फेलो सीनियर जूनियर टीवी में जा रहे थे और मैं सोच रहा था कि ये मौसीकी हलाल हो, ये तस्वीर जायज़ हो जाए और फिर औरत के लिए पर्दा थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर मैं टीवी ज्वाइन कर सकूं। सारी बात है वो मैं वो उस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहता। अगले 6-7 साल जो है वो इसमें लग गए इसी बात को समझने में कि ये किस तरह मुमकिन हो, और ख़ुद दीन पढ़ते हुए दीन समझ आई वॉज नॉट, यानी मैं कोई दाढ़ी वाड़ी नहीं थी, पर उस वक्त पढ़ना शुरू किया, दीन को समझना शुरू किया। तो इसी दौरान ये था कि चूँकि मीडिया पढ़ लिया है और मीडिया में ही काम करना है, अब क्या करना है समझ नहीं आ रहा। और सऊद साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। तो हमने भी उस वक्त अल्लाह पे छोड़ दिया कि अच्छा अल्लाह ताला खुद ही रहनुमाई करेंगे, जब हम रास्ते पे चल रहे हैं तो कोई ना कोई रास्ता हमें दिखा देंगे। तो इसी असना में पीस टीवी आया तो देखा कि वो हो ये तो बड़ा ज़बरदस्त चैनल है और बड़ा हाई-फाई और बड़ी ज़बरदस्त कैमरे और बड़ी कमाल की प्रोडक्शन और ज़बरदस्त कंटेंट है, औरत भी नहीं है, मौसीकी भी नहीं है, और वो सारे जो हम समझ रहे चीज़ें, और बड़ा शानदार काम कर रहा है। तो हाँ ये है, ये हो सकता है कि करीब करीब हम भी कोई ऐसा काम जो कर सकते हैं। फिर कुछ और इस असना में मैंने सिर्फ प्रिंट मीडिया में काम करता रहा काफ़ी देर, बल्कि 2009 तक, 2001 से लेकर 2009 तक द न्यूज़ के अंदर वीकली इंडिपेंडेंट था। या आमिर मीर साहब जो आजकल हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के, ये उस ज़माने में उसके वीकली इंडिपेंडेंट एडिटर थे, उसमें मैंने उनके साथ काम किया। फिर उसके बाद जो है द न्यूज़ के अंदर बड़ी देर रहा, हेरल्ड में कुछ देर काम किया। तो फिर मैं चला गया जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और वहाँ पे मैं टीचिंग शुरू कर दी, सिर्फ अवॉइड करने के टीवी नहीं करना। हालांकि टीवी में बड़ी उस ज़माने में अच्छी जॉब्स थी, अच्छा काम था, अच्छे पैसे मिल रहे थे। पीटीवी ने ये 25 रुपये जब उन्होंने लगाया बिजली के बिल में, तो उस वक़्त उन्होंने 3000 से प्रोड्यूसर की सैलरी जो है इनिशियल प्रोड्यूसर की 30,000 कर दी, 10 टाइम इंक्रीज़ कर दी। तो हमारे सारे क्लास वाले वहाँ चले गए पीटीवी में, और हम जो इस वजह से कि नहीं ये तो हराम है, ये तो हम नहीं जा सकते। खैर 10 साल का अर्सा गुजर गया, 2011 आ गया। तो मैं फैसलाबाद से दोबारा जब लाहौर वापस आया तो उस वक्त ये दिल में ये ख्याल था कि अच्छा अब शायद थोड़ा सा समझ आना शुरू हो गया, नहीं इतना भी हराम नहीं है, कुछ चीज़ें ज़रूरत के मुताबिक होती हैं, और ये चीज़ें फ़िक्र वाक़यात होती है, फ़िक्र नवाज़ल होती है, और फ़िक्र मुवाज़नात होती है, उसको समझना चाहिए और फिर वक्त की ज़रूरत के मुताबिक। तो पैगाम टीवी ने अप्रोच किया कि जी हम एक दीनी चैनल शुरू करने जा रहे हैं, उसमें वो सारे पैरामीटर्स हैं जो आप के जहन में थे ना, वो सारा कुछ है। अभी भी आप देखेंगे तो खातून वेल्स के साथ आती हैं, मौसीकी बिल्कुल नहीं है। तस्वीर की हमने ये गुंजाइश निकाल दी कि ये वाला चूँकि मीडियम है कम्युनिकेशन का, तो इसको जो है ना करना चाहिए। 10-11 साल से 2012 से मार्च 2012 से मैं एज ए डायरेक्टर प्रोग्रामिंग उनके साथ जो है वो काम कर रहा हूँ। पॉडकास्टिंग कहाँ से शुरू हुई? सऊद साहब कहते हैं कि अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह मुझे वो रास्ता सुझा दे जो कि तू समझता है जिसके लिए मैं पैदा किया गया हूँ। और वो एक आयत है कुरान करीम की कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, कि जो लोग हमारे रास्ते में जुस्तजू करते हैं या कोशिश करते हैं, अगल फ़ादा लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम ज़रूर ज़रूर उसको रास्ता दिखा देंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि बंदा जुस्तजू करे, अल्लाह से दुआ मांगे और कोशिश करे, रास्ता ना मिले। तो ये एक वक्त ऐसा आया कि टीवी चैनल को ज़रूरत पड़ गई एक ऐसे प्रोग्राम की कि जिसके अंदर हमारे पास जो भी गेस्ट आए उसका हम इंटरव्यू कर सकें, और कोई ऐसा बंदा हो जो सबको कैटर भी कर ले फ़ौरन से, और बंदा वहाँ पे मौजूद होता हो ऑफिस में, जो बंदा विजिटर आए उसको फ़ौरन सेट पे बिठाए और उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दे। हमने बहुत सारे लोगों को ट्राई किया, लेकिन जो है वो इस ज़रूरत को पूरा करने वाला कोई नहीं था। तो फर्स्ट टाइम मैंने जो है वो एक मीडिया मैटर्स के नाम से पॉडकास्ट शुरू किया। चूँकि मैं मीडिया का स्टूडेंट था तो मीडिया के हवाले से बात शुरू की। तो फिर ऐसा ऐसा ये हुआ कि मेहमान आते चले गए, उनके साथ हम पॉडकास्ट करते रहे, सारा कुछ करते रहे। 46 प्रोग्राम मैंने कुछ दिन पहले किया है। लेकिन एक बात मुझे अब समझ में आ रही है कि वो ये आ रही है कि करनी मैंने पॉडकास्टिंग है, लेकिन बहुत ज़रा मुख्तलिफ किस्म की, यानी मतलब नहीं कहना चाहिए तकरीबन हर किस्म की हो रही है, ऐसा नहीं है। जो बात आप कहना चाहते हैं वो बात आज कहना बहुत आसान हो गया।
जो बात आप कहना चाहते हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको सुझा दी है, जो बात अल्लाह ताला ने आपको बता दी है, और मैं तो समझता हूँ कि 20 साल का एक्सपीरियंस मेरे साथ ऐड हुआ है, तो उस 20 साल का एक्सपीरियंस मुझे लोगों के साथ शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया। अगर मेरे पास अपना टीवी चैनल नहीं है, मेरे पास बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं है, बहुत सारा सामान नहीं है, अभी तो मौजूद भी है, तो अगर मेरे पास नहीं भी है तो मेरे पास अब अपनी बात कहने के लिए यूट्यूब चैनल मौजूद है, एक मोबाइल फ़ोन मौजूद है और एक माइक चाहिए और मैं अपनी बात कर सकता हूँ। तो मेरी स्टोरी के अंदर सिर्फ 2 ही बातें हैं। एक बात है कि फॉलो योर पैशन। जो बात आपको समझ में आ गई है, अल्लाह ताला ने आपको इसीलिए पैदा किया। जिस बारे में आप सेंसिटाइज हैं, जो बात आपको आपके दिल को लगती है, आपको वही काम करना है और आप उसी काम के लिए पैदा किए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला से उस पैशन के लिए दुआएं करते रहें, आपको रास्ता भी मिल जाएगा और आपको इंशाअल्लाह उसके लिए जो है वो आसानी भी हो जाएगी। और आखिरी बात ये कि अभी कुछ दिन पहले ही एक बात जो है ना वो हमारे मतलब बरेलम में आई कि जब आप कोई चीज़ कहना चाहते हों और आप कह ना पा रहे हों, तो अब अल्लाह ताला ने आपके लिए ऐसी ज़रूरत, आप ऐसी सहूलतें मुहैया कर दी हैं कि अब किसी के लिए कोई ऐसी जवाब बाकी नहीं रहा कि वो अपनी बात कह नहीं सकता। जस्ट पिकअप योर मोबाइल फ़ोन और अपनी बात कहिए और आपके सुनने वाले आपकी बात सुनने के मुंतज़िर बैठे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब मैं अपने जो एक नेक्स्ट हमारी गेस्ट हैं आकाशा साहिबा को दावत देना चाहूँगा कि वो गेस्ट जो डाइस पे आएँ और आप लोगों के साथ 5 मिनट में अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग बोर नहीं हो गए होंगे। काफ़ी इंटरटेनिंग रहा। मैंने 2 स्पीचेस सुनी है सर की, तो दैट वाज वेरी अमेजिंग। अच्छा, सबसे पहले तो प्रोफेशनली मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से पॉडकास्टर का जर्नी जो है वो सिर्फ 6 मंथ की है। इतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं हुआ है इस फील्ड में पॉडकास्टिंग करते हुए, बट ये है कि एक्सपीरियंस जो मेरा है वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा जा रहा है इस सेंस में क्योंकि मुझे मेरी फील्ड जो है वो साइकोलॉजी की भी है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने जो है एक ह्यूमन बीइंग बैठा हुआ है, कोई पर्सन बैठा हुआ है, वो एज अ गेस्ट आपके सामने तो ज़रूर है, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो कह तो रहा है लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो वो नहीं कह रहा है। ठीक है, तो साइकोलॉजी हमें बेसिकली जेस्चर्स को जो है असेस करना जो है वो सिखाती है। तो ये शायद मेरा एक प्लस पॉइंट है, जो मुझे लोगों की एक साइकी जो है वो समझ आ जाती है। तो मुझे डिफरेंट जो लोग हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, एजुकेशनल डेफिनेटली मैं किसी को इनवाइट करती हूँ तो वो बैकग्राउंड के वाइज जो हैं वो डिफरेंट होंगे, एजुकेशनल वाइज डिफरेंट होंगे। तो एक एक्सपोजर जो हो रहा है वो बहुत ही इंटरटेनिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो अमेजिंगली हो रहा है। अब उसमें ये है कि लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि अच्छा अगर मैंने हेल्थ केयर शो पे इन्वाइट किया है तो शायद हमने सिर्फ यही टॉपिक है। अब वो यहाँ से उठकर जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिव वाइब ज़रूर देंगे। अब नेगेटिव वाइब पे मैं करती ये हूँ कि मैं उस चीज़ों से लर्न करती हूँ। कुछ चीज़ें आपको लर्निंग प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अब उसमें ये है कि बहुत सारे लोग जब आते हैं तो जब हम डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जब हमें फेस करनी पड़ती हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि अच्छा आप इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हैं या उस तरह से हैं। तो साथ ही एंड के सेशन में टू बी वेरी ऑनेस्ट वो ये कह कर जाते हैं कि आपने हमारे बारे में क्या असेस किया है। सो फिर मैं उनको ये कहती हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ पॉडकास्टिंग कर रही हूँ, मैं आपको असेस उस तरह से नहीं करती हूँ। तो लोग मेरे गेस्ट जो होते हैं ना मुझसे ज़्यादा मुझसे डरते हैं कि शायद मैं कोई चीज़ ऐसी जो है वो पकड़ ना लूँ या उस तरह से। बट खैर ये बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे ख्याल से लाइफ के साथ साथ आपको लेकर चलना चाहिए। अब इसमें 2 चीज़ें हैं जो मैं एक शेयर करूँगी। अगर आप न्यू कमर हैं या आपने इसको स्टार्ट करना है, फर्स्ट थिंग जो मैंने सीखी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू एनीवन। आप जो हैं आप वही रहें। आप किसी भी ऑन स्क्रीन चेहरे को या फेस को देखकर आप ये इमेजिनेशन करना स्टार्ट हो जाती हैं कि वो ऐसी कर रही थी या वो ऐसा कर रहा था तो मुझे भी करना है। आप आइडियल ज़रूर लोगों को करें लेकिन इनको कॉपी करने की कोशिश ना करें। जब आप कॉपी करने की कोशिश करती हैं तो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो कहीं ना कहीं फेड हो जाती हैं। तो आई थिंक सो कि आपको किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, आपको आइडियलाइज ज़रूर करना चाहिए, फॉलो ज़रूर करें जो आपको अच्छे लगते हैं उस तरह से, लेकिन कभी भी अपने आप को इमेजिनेशन में मत लेकर जाएं।
मुझे जहाँ तक लगता है कि लोगों का जो इस फील्ड में है, यानी जो इंटरव्यू कर रहे हैं या होस्ट या इस तरह से है, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि हम इमेजिनेशंस करना, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि व्हेन आई स्टार्टेड तो आई वाज लाइक कि अच्छा मुझे ऐसा दिखना है या मुझे ऐसा करना है, लेकिन वो बिल्कुल मुझे उस चीज़ से कोई जो है वो सक्सेस नहीं मिली है। जब मैंने स्टार्ट किया ओके फाइन, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, और जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेरे बॉडी जेस्चर्स हैं, जो मेरी टॉकिंग स्टाइल है वो मेरी है, मुझे अपनी क्रिएशन खुद करनी है, मुझे अपने आप को खुद मनवाना है यहाँ पे, तो मुझे किसी को कॉपी नहीं करना। हाँ, मैं शो होस्ट को देखती ज़रूर हूँ, मैं लोगों को देखती ज़रूर हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं उनको उस हद तक अपने आप को आइडलाइज़ करती हूँ जहाँ तक मैं अपनी चीज़ें पॉलिश कर सकूँ। जो चीज़ें मेरी ग्रूमिंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, मैं सिर्फ उन चीज़ों को फॉलो करती हैं। सेकेंड थिंग कि आप कभी भी ये ना करें कि आपने जंप करना है। ये मेरे साथ भी हुआ था, मुझे भी ऐसा लगा कि अच्छा आप इस फील्ड में आ गए हैं तो इसमें क्या है, सिर्फ कैमरा को फेस करना है, अगर आपको कैमरा फेस करना आ गया है तो दैट वुड बी इनफ, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपने कैमरा को फेस करना है तो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है। हमारा प्रॉब्लम ये होता है, हम चाहते हैं कि हम जंप कर लें। अब जंप करना है तो आपने कभी सोचा है किसी स्प्रिंग से जब वो जंपिंग इस तरह से होगा तो वो वापस भी तो उसी तरह से आएगा ना, राइट? तो जब हम जंप करते हैं तो हमेशा याद रखें जंप से वापस उस स्प्रिंग ने अपनी ज़ीरो पॉइंट पे आना है। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें स्टार्ट करते हैं, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा आपकी ग्रूमिंग और आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। बी पेशेंट, अपनी स्ट्रगल करें, अपने आप को जो है वो कोशिश करें, पॉलिश करें, ग्रूम करें। ये सारी चीज़ें जो आपको लर्निंग की तरफ लेकर जा रही है ये ज़रूर करें। ये मत सोचें कि आई एम द परफेक्ट या आई बी द परफेक्ट। कभी भी कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। सो इसलिए बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ हमेशा याद रखें, बाज़ दफ़ा हम बहुत कुछ अचीव करके भी सब कुछ खो देते हैं। रिमेंबर, इस चीज़ को हमेशा याद करें, रखिएगा। आप लोगों के लिए ये है कि कभी भी जल्दबाजी में चीज़ें ना करें, बिकॉज सबको पता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो मेरे ख्याल से हमें ये करना चाहिए, दैट वुड बी बेटर कि हम जंपिंग या उस तरह से करें। थैंक यू सो मच। ये कंटेंट क्रिएटिंग का तो बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें तो अगर बात करने पे आए तो रात हो जाएगी इधर ही। तो अब मैं दावत देना चाहूँगा वहाब यूनुस साहब को कि वो आएँ और 5 मिनट में अपनी जो एक लाइफ जर्नी है, लाइफ जो एक्सपीरियंसेस है वो आप लोग के साथ शेयर करें। तो प्लीज़ वेलकम वहाब यूनुस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अली बास भाई का, तमाम गेस्ट और मुअज़्ज़िज़ मेहमान और इफ्तिखार साहब का कि आप लोगों ने इनवाइट किया। देखिए जर्नी तो 5 मिनट है मेरे पास, और ये भी मेरे ख्याल से ज़्यादा है, छोटी सी जर्नी है हमारी। जर्नी का सिर्फ एक ही मकसद है जी कि स्ट्रगल है, सिंपल अभी तक कर रहे हैं। अभी भी दिमाग में 500 चीज़ें बैठा हुआ था, चल रही थी, वो बंदा आ गया, ये हो गया, ऐसे हो गया। तो सिंपल लाइफ के अंदर जो है ना, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रगल ही है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में थोड़ी ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये कि है बाहर के मुल्क में इतनी स्ट्रगल नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, पाकिस्तान में ज़्यादा है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में काम करना तो स्टार्ट करना बहुत आसान है, मतलब आप बहुत इजीली काम स्टार्ट कर सकते हैं, ये इसका एक प्लस पॉइंट कह लें। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप काम करना शुरू करते हैं आपको पता चलता है कि आपने आगे ग्रो करना है, जो कि हर एंटरप्रेन्योर का राइट है। तो उसके पास फिर इतने वो चैलेंजेस आ जाते हैं, कभी अदारों की शक्ल में, कभी हासदीन की शक्ल में, कभी नेगेटिव लोगों की शक्ल में, कभी अपने ही एम्प्लॉयज़ की शक्ल में ब्लॉक लग जाते हैं। तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना आगे। और फिर आपको पता है कि अगर आपका काम चल पड़े तो फिर 50 अदारे ही आपके पीछे पड़ जाते हैं। जबकि बाहर के मुल्क के अंदर अगर आप काम करें तो उसमें काम स्टार्ट करना इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि आपको लाइसेंस फ़ी देनी है, हर चीज़ करना है, आपको पूरा सेटअप जो है वन टाइम स्टार्ट करते हुए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके फिर आपको जाना पड़ता है। लेकिन उसके बाद आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि फिर आपको कोई तंग नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप SOPs को पूरा करें, जिनका भी ताल्लुक जो बाहर जाते हैं या देखते हैं, इवन के करियाने की शॉप भी है वहाँ पर, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं अगर वो SOP को जो है मैनेज कर रहा है।
तो वो आगे ग्रो करके 10 करियाने के स्टोर्स बना सकता है एक रोड मैप के। ये अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी रेगुलेशन शुरू में ही आ जानी चाहिए, और साथ साथ जो है उसके अंदर जो है वो ये चीज़ होनी चाहिए प्लस के लोगों को बताया जाए, अवेयरनेस दी जाए कि बिज़नेस स्टार्ट कैसे करना है। क्योंकि देखिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया में हो, कहीं पर भी हो, किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर कोई फ़ायदा किसी को बचा सकता है ना, तो वो एंटरप्रेन्योर ही बचा सकता है। अब उसमें क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि क्या हर बंदे को एंटरप्रेन्योर बन जाना चाहिए? उसका आंसर ये है सिंपल कि हर बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, ये नामुमकिन है। क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योर हर बंदा बन जाएगा तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा कि उसको रिसोर्सेज कहाँ से मिलेगा। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए। हर बंदे को स्ट्रगल एक दफ़ा ट्राई लाजमी करनी चाहिए, एक दफ़ा लाजमी ट्राई करनी चाहिए। मैं आपको रेकमेंड करूँगा एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें एंटरप्रेन्योरशिप की। लेकिन हर बंदा एंटरप्रेन्योर बन नहीं सकता, क्योंकि उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि प्रेशर बड़ा है, हाई लेवल का प्रेशर। आपको अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं, इसीलिए तो सबसे बड़ी रीज़न है कि 90% स्टार्टअप्स पहले साल में ही ख़त्म हो जाते हैं, जो भी स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं। तो मेरा भी वापस उसी चीज़ पे आते हैं, क्योंकि मैं साथ साथ आपको चैलेंजेस भी बता रहा हूँ और अपनी लाइफ के स्ट्रगल भी आपको साथ। मेरा भी इसी तरीके से जॉब के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मेरा जो है वो रुझान था। जॉब की तरफ इसलिए ज़्यादा नहीं था क्योंकि स्टार्ट से ही पेरेंट्स का ये ख्वाहिश थी कि वो चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ। तो क्योंकि ख़ुद वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो ज़ाहिर बात है जो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर देखा चीज़ों को, वही आगे बच्चों को, पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि आगे उनके बेहतरी के लिए, तो वो भी चाहते थे कि मैं भी एक मतलब जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊं। लेकिन पता नहीं क्या शायद अल्लाह ताला की तरफ से था कि मेरा शुरू से ही गवर्नमेंट जॉब सॉरी टू से जो करते हैं या जिनके रिलेटिव्स हैं, मुझे वैसे ही नहीं अच्छी लगती। क्योंकि उसकी एक रीज़न है जो गलत भी हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करके मुझे लगता है कि बंदा रस्टी हो जाता है, बंदे का माइंड क्रिएटिव नहीं रहता। क्योंकि एक सिस्टम के अंदर जब आप आ जाते हैं तो आप क्रिएटिव नहीं हो सकते, आप मतलब अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। आपने एक पैटर्न के मुताबिक चलना है, और वो हमारा निज़ाम इतना अभी तक बसीदा है कि आप उसके अंदर फिर ग्रो नहीं कर सकते, और अगर आप ग्रो करना भी चाहें तो आप कर नहीं सकते। और दूसरी सबसे बड़ी रीज़न कि उसके अंदर आपको पता है कि एक मतलब थोड़ा सा जो है ना हराम कमाई का भी एलिमेंट कई जगहों पे आ जाता है, तो आप बच नहीं सकते। तो ये दो ऐसे चैलेंजेस थे जो मुझे लगता था कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, ना मैं पैसा ले सकता हूँ 2 नंबर पैसा, और ना ही मैं दे सकता हूँ, सीधी सी बात है, और ना ही मैं अपनी क्रिएटिविटी को ख़त्म करना चाहता था। तो ये 2 चैलेंजेस मुझे लगे, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब को देखता था तो उनको बड़े चैलेंजेस आते थे आए दिन। उनको कभी कोई ऑफ़र आ रही है, कभी कोई ऑफ़र आ रही है। फूड इंस्पेक्टर थे, तो आपको पता है फूड इंस्पेक्टर की तो वैसे ही बल्ले बल्ले होती है, तो वो उनको बड़ा आए दिन प्रॉब्लम आती थी। और मैं उनका इकलौता बेटा था, तो मैं इन चीज़ों को जब ऑब्ज़र्व करता था तो मुझे बड़ी फील होता था कि यार बड़ा मुश्किल है गवर्नमेंट जॉब करना भी, क्योंकि हलाल कमाई खिलाना अपने बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा इतने चैलेंजेस आए थे, तो इस चीज़ को मैंने देखते हुए मैंने ये तहैया किया कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करूँगा, मैं जो भी करूँगा प्राइवेट करूँगा। फिर प्राइवेट जब जॉब के अंदर आया तो उसके अंदर अलग चैलेंजेस। उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वहाँ पर ग्रो करना ही नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि जो आपका सीनियर होता है वो समझता है कि एक यंग लड़का या लड़की आ गई है या आ गया है तो ये अब मेरे से आगे निकल जाएगा। अब वहाँ के चैलेंजेस ही डिफरेंट है। वहाँ पर फिर आपको ग्रोथ के लिए या तो फिर आपको थोड़ा सा आवभगत करनी पड़ती है, यस बॉस करनी पड़ती है। करें, मैं ये नहीं कहता आप यस बॉस ना करें, बिल्कुल करें। आपका बॉस आपको कहता है पहाड़ से छलांग मार दो, बिल्कुल मार दें। मैंने मार दी थी, कोई मसला नहीं। मारने का मकसद यही है कि वो कहता है जाओ यार, इंटरव्यू में पहले इंटरव्यू में एक क्वेश्चन था कि आपको वहाँ पर भेजा जाएगा सिब्बी बैनर लगाने, तो आप चले जाएंगे? तो सर बिल्कुल जाएंगे, यस बॉस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि काम के मामले में नो बॉस नहीं करना, काम के मामले में हमेशा यस बॉस करना है, क्योंकि वो आपकी लर्निंग होती है। लेकिन जो दूसरा चैलेंज आता है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ग्रो, आपका अगर माइंड दूसरा ग्रोथ वाला नहीं है आपके सीनियर का, तो फिर आप ग्रो नहीं कर सकते। तो ये बड़े चैलेंजेस इस तरह के भी आए, लेकिन वहाँ पर मैंने इनकार किया कि सर ये काम नहीं होता। काम के मामले में जो कहेंगे यस बॉस, लेकिन ये काम नहीं कि आप फिर काम भी सिखाएं। पहली बात ये है कि आपको कोई काम सिखाता नहीं है, आपको खुद सीखना पड़ता है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो फिर मुझे समझ में आया कि यार ये भी अपनी लाइन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ मैंने देख ली थी। 10 साल बाद ग्रोथ मैंने अपना एक विजन सेट कर लिया था कि मेरी ग्रोथ जो है ना इसके अंदर उस तरह नहीं मुझे नज़र आ रही जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, या अल्लाह ताला ने मुझे, हर इंसान में पोटेंशियल डाला होता है। तो मुझे फील हो गया कि मेरा पोटेंशियल ये नहीं है। तो मैंने फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना स्टार्ट किया। शुरू में बड़े चैलेंजेस आए, 2 साल तक एंटरप्रेन्योरशिप करने की कोशिश की। जो सैलरी का तकरीबन 50% उल्टा बिजनेस के अंदर ही चला जाता था, सैलरी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो 2 साल बड़ी स्ट्रगल की,
9 to 6 के बाद 6 बजे जॉब पे आता, काम करता, सैटरडे संडे भी काम करता। तो इन द एंड समझ में आई कि यार अब जहाँ पर मुझे ये फ़ील हुआ कि मैं ज़्यादती करने लगा हूँ कंपनी के साथ, कि मैं अब मेरा माइंड अपनी कंपनी की तरफ से मैं बैठ के किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैंने सोचा कि यार नहीं, अब आप 100% एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए। तो मैंने फिर अपनी जॉब को क्विट किया और अपने बॉसेस से और अपने मेंटोर्स से सबसे इजाज़त ली और उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे इजाज़त दी जाए, क्योंकि मैं अपनी कंपनी का बड़ा अच्छा एम्प्लॉय था। मेरे बॉसेस और मेरे जो सेठ थे मेरे से बड़े खुश थे, काम के हवाले से मैं बड़ा अच्छा काम जो है वो बेस्ट एम्प्लॉय था अपनी कंपनी का। तो दे साइड के मत जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी डेस्टिनेशन कुछ और है। तो मैंने फिर एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ में स्टेप इन किया और फिर आहिस्ता 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 कोशिश यही की कि जो स्किल सीखे हैं वो आगे यूथ को सिखाए जाए, अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाए जाए। मैं अपने एम्प्लॉयज़ को जो भी स्टार्ट मेरे पास आते हैं उनको कहता हूँ कि अगर आपने अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट करना है तो आप करें, लेकिन मेरे से मशवरा करके कहीं ये ना हो कि आप गलत जो है वो स्टेप ले लें। तो मैं तो इनकरेज करता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप्स को और कोशिश यही करता हूँ कि ग्रोथ पे काम हो और स्टाफ को इतना ट्रेन किया जाए कि आगे 10 एंटरप्रेन्योर्स और निकल सके। क्योंकि देखिए कंपटीशन आप किसी से नहीं कर सकते, जिसने काम करना है उसने करना है। तो आप बेस्ट तरीक़ेकार ये है कि आप हमसे बेहतर बात शॉर्ट करूँगा क्योंकि मुझे वाइंड अप कहा है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में पढ़े लिखे से, जो मुझे अभी तक छोटी सी लाइफ साइकिल में समझ में आई है एंटरप्रेन्योरशिप की, कि हमारे से ज़्यादा बेहतर एंटरप्रेन्योर्स या समझ लें अच्छे कम्युनिकेशन रखने वाले नहीं हैं। वो कैसे, इस मिसाल के साथ बात ख़त्म करूँगा। मैं जिस पर्सन के पास कटिंग कराने जाता था तो उसने 8 साल बाद अपनी दुकान ओपन की और उसने मुझे दावत की इनॉग्रेशन पे, क्योंकि मैं उसका परमानेंट कस्टमर, जिस जगह पे वो काम करता था उस जगह का उस्ताद जो उसका था उससे उसने फ़िरता कटवाया और उसके उस्ताद ने उसे उस दुकान का एसी और जो है उसके इक्विपमेंट टूल किट अपनी तरफ से गिफ्ट किए। तो मुझे वहाँ समझ आई, मैं कहा यार हमसे बेहतर तो ये नहीं है जो इतना कम से कम समझते हैं कि कंपटीशन नहीं होता, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन होता है और एक दूसरे को सपोर्ट होती है। तो और दूसरा उस शागिर्द के ऊपर भी दाद है कि उसने उससे अपने उस्ताद से इजाज़त ली। उसके उस्ताद ने उससे कहा कि 2 साल रुकना है, तो उसने मज़ीद 2 साल रुका था। उसने बताया था कि मैंने 5 साल बाद ही क्विट करना था, लेकिन उस्ताद ने कहा कि 2 साल और रुका जाए। तो मैंने उसकी बात को माना और आप देखें कि आप वो उस्ताद और शागिर्द दोनों उसी इलाके में काम कर रहे हैं, लेकिन मिलते ऐसे हैं जैसे भाई हैं। लेकिन हम बाज़ार पढ़े लिखे सो कॉल्ड लोग, हम आपस में एक प्लेट में खाना भी नहीं खा सकते, वो तो बहुत दूर की बात है। हम कंपटीशन के अंदर एक दूसरे के साथ बैठ भी नहीं सकते, मतलब पीछे जाते हैं तो बात कुछ और करते हैं, आगे जाते हैं तो बात कुछ और करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ों को कम करना चाहिए और अपने से स्टार्ट लेना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करना चाहिए ताकि मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकल सके सोसाइटी के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ना तो जॉब्स देने के लिए हैं और ना ही वो आपको प्रोवाइड करेंगे, उनके पास कुछ नहीं है भाई देने के लिए। ठीक है, तो आप स्मॉल एंटिटीज़ को, चाइना इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, आप पूरी दुनिया को देख लें, सिंगापुर देख लें, 1975 में आया और आज देख लें कि उसके पासपोर्ट दुनिया का नंबर 5 टॉप 5 में उसका जो है वो पासपोर्ट आता है। तो ये कौमें ऐसे नहीं बने, हमें एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा, कदम के साथ कदम, हाथ के साथ हाथ पकड़ के, और कोशिश करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के लिए काम कीजिए। थैंक यू सो मच। सर पॉडकास्ट से अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे कुछ बताएंगे? बहुत गहरा और दुख वाला जो है ना पॉइंट आपने छेड़ दिया मौलाना साहब। देखिए इस वक्त आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो मैंने जितना रिसर्च किया है, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 3 या 4 लोग हैं पॉडकास्टर जो बड़े, नाम भी ले लेता हूँ, जुनैद है, मुजम्मिल है, टू सम एक्सटेंट नईम नहीं, ये सारे अभी उसके अलावा ये 2-3 को छोड़ के सारे लॉस में हैं और हैवी लॉस में हैं। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि इसके, मैं बात करूँ प्रॉपर पॉडकास्ट के जिनका सेटअप है उसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ वो माइक कैमरे वाले की नहीं। उसकी रीज़न ये है कि इसमें अब मेरी अपनी ज़ाती तौर पे 7 लोगों की टीम है। अब 7 लोगों की टीम का मतलब है भाई लोएस्ट सैलरी भी लेके चलोगे तो खर्चा देख लें कहाँ पे जाता है, तो इससे अर्निंग उस तरह से नहीं होती। और सेकंड नंबर पे अभी हमारे यहाँ ख़ास तौर पे एजुकेशनल पॉडकास्ट की, एजुकेशनल कंटेंट की बात करूँगा, एक्सेप्टेंस नहीं है। रीज़न क्या है कि देखें, अगर आप फ़नी चैनल देखेंगे तो शायद 200 चैनल मिलेगा, एजुकेशनल चैनल देखेंगे तो 40-50 मिलेगा। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होगा लोगों में एक्सेप्टेंस आना शुरू होगी। और अगला फेज़ जो मैं इसका देख रहा हूँ वो है स्पॉन्सरशिप का। जिस वक्त इस डोमेन के अंदर स्पॉन्सरशिप आना शुरू होगी, यू विल सी अच्छा कंटेंट भी आना शुरू हो जाएगा और लोग अच्छे से अच्छा जो है इस पर कंटेंट क्रिएट भी करना शुरू कर देंगे। इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा एक चीज़ कि पॉडकास्टर्स जो है ना वो
काफ़ी लोग शुरू करते हैं और बीच में छोड़ भी देते हैं। उसकी एक रीज़न ये भी है कि पैसा है ही नहीं। आप अगर लगता है कि पैसा तो बिल्कुल नहीं है, वो इसलिए नहीं है, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूँगा, हमारी जो आवाम है ना वो अच्छा इंटेलेक्चुअल कंटेंट देखना नहीं पसंद करती। आवाम देखना चाहती है मामा ने लिप फिल्टर खिलाए हैं, आए डॉक्टर के पास जाके चेक करते हैं। आवाम देखना चाहती है कि चूहा आया कमरे में, मैं डर गई। और जब इस तरह का कंटेंट आवाम देखती है तो फिर ये जो सारी बॉयज़ और टीम बैठी हुई है ना, ये डिसहार्ट होते हैं। वो कहते हैं कि हम इतनी मेहनत करके अच्छे गेस्ट बुला के अच्छा कंटेंट बनाते हैं। इरफान जुनेजो है, पॉडकास्टिंग नहीं करता, मूरू है, पॉडकास्टिंग नहीं करता, लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है। और कंपैरेटिवली हम दूसरा कंटेंट देखते हैं, अगेन ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा, तो मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं एक, तो वो जब उससे कंपैरिजन करते हैं तो डिसहार्ट होता है, बंदा कहता है फिर हम काम करें क्यों। कंपैरेटिवली अगर हम बाहर देखें, एक जो रोगन है, आई एम श्योर शायद पता हो या नहीं पता लोगों को, वो अपने कंटेंट पे जैसा भी कर रहा होता है, ड्रग्स हैं नहीं है जो भी है, वो उनका कल्चर है, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, लोग उसको सुनते हैं। हम जितने भी पॉडकास्टर्स हैं हम लोग उसको सुन रहे होते हैं कि यार वो क्या डिस्कशन हो रही है क्या नहीं हो रही है, वही ट्रेंड सेट करता है एआई का सारा कुछ। लेकिन उसके पॉडकास्टिंग के जो सेशंस हैं वो बना ही सारा पॉडकास्ट है, उसके बाद वो जितना भी उसने ग्रो किया वो पॉडकास्टिंग के बाद ही ग्रो किया, लेकिन उसको वाम देख रही है, हमारी वाम हमें नहीं देखती है। तो इस चीज़ में जैसा कि उन्होंने कहा भी टाइम लगेगा, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, कम से कम 10-15 साल हैं, तब जाके शायद हमारी वाम में वो शऊर आएगा कि हाँ हमने ये चीज़ सुननी है, ये बेहतर है। वरना आपके टिकटॉक के जो स्टार्स होते हैं वो स्टार्स ना होते अगर हम लोग जो हैं वो देखो सुनो जानो चैनल है जी, बड़ा सीरियस कंटेंट है हिस्ट्री का, और वो इतने बिलियंस देखा जा रहा है, उसके व्यूज हैं। अब एक बता दी ना एग्जांपल आपने देखो सुनो जानो की, मैं आपके सामने भी नाम गिनवाता जाता हूँ टिकटॉकर्स के, यूट्यूबर्स के, उसके आप कहते हैं ज़्यादा है, बहुत एक्सट्रीम ज़्यादा है कि वो रात को वीडियो अपलोड करेंगे, सुबह 3-3 मिलियन व्यूज़ आएंगे, घंटे के अंदर 2-2 मिलियन आएंगे। और कंटेंट क्या है कि बस छोड़ दें, मैं आपको और कोई नाम नहीं लेना चाह रहा होता क्या क्या कंटेंट आ रहा है, तो उसको देख के हमारा ये हो रहा होता कि यार फिर डिसाइड भी हम सोचते फिर हम ये काम शुरू कर लें, फिर यही पीछे रह जाता है और क्या करें फिर हम। नहीं, डिपेंड करता है ना कौन से टिकटॉकर्स आ रहे हैं, मेरा नाम ना निकलवाएं, मेरे बड़े सारे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जो लोग हैं आमतौर पर वो छोटा कंटेंट। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, टिकटॉकर्स को हम लोग, मैं खिलाफ नहीं हूँ टिकटॉकर्स के, मेरे सारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन टिकटॉकर्स को ना हम लोगों ने ना, अगर हम लोग उनको स्टार्स बना देंगे ना, अगेन वही बात आ जाती है, हम लोग हीरोज़ किसको चूज़ कर रहे हैं अपने। आप लोग बाहर के हीरोज़ देखें कौन है और हमारे हीरोज़ कौन है, वो देखें ना, बहुत फ़र्क है इसके अंदर। एक बड़ा अच्छा डिसेंट लुकिंग गाय अगर वो शलवार कमीज पहन के छलांगे मार के नहर के अंदर बना रहा है वीडियोस, और हम लोग कह रहे हैं क्या बात है, उसी को स्पॉन्सर्स भी पैसे दे रहे हैं कि हाँ जिसकी वीडियोस बड़ी अच्छी उसको पैसे दो, तो आप अपने आने वाली जनरेशन को कह रहे हो भाईजान ये करोगे तो तरक्की भी है, पैसा भी है, पॉपुलैरिटी भी है। इन दी एंड हर बंदा क्या चाहता है, फेम एंड पैसा। तो फेम एंड पैसा अगर टिकटॉक से इस तरह कॉन्टेंट से मिल रहा है तो आपके हीरोज़ फिर वो निकलते आ रहे हैं। तो सिर्फ मसला, और आप टिकटॉक बनाया है चाइना ने, चाइना के टिकटॉक के कंटेंट में और आपके टिकटॉक के कंटेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो चाइना में जो टिकटॉक है वो अपने बच्चों को एजुकेशन बताते हैं, चीज़ें बताते हैं, ये करें वो करें, और हमारे यहाँ पे नहर में छलांगे मारना दिखा रहे होते हैं। तो बहुत फ़र्क है इन चीज़ों में। एक मैं ऐड करता हूँ अलामा साहब के पास। असल में ना हज़रत ये है कि हमारी सोसाइटी में ना इल्म की बहुत कमी है, शऊर की कमी है। हम फ़नी जो कंटेंट है या फ़नी स्टफ़ है बहुत गौर से सुनते हैं। मैं सिर्फ एक ज़ाती एक्सपीरियंस करता हूँ। रेडियो पाकिस्तान पे जी मुझे इत्तेफाक हुआ, डॉक्टर सजाद रज़ा साहब हैं, यंग साइंटिस्ट है पाकिस्तान के, एग्रीकल्चरल पाकिस्तानी बच्चे हैं और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। अब दो चीज़ें देखें ना, वो कितना सीरियस उन्होंने बताई चीज़ हमारे यहाँ। एक इनका मजहबी का, वो इसको सेकंड करेगी चीज़, वो उनकी ना जो साइल की तजाबियत है इसके ऊपर उनकी रिसर्च है, और 3 माशाल्लाह 2 पोस्ट कर चुके हैं, 3rd जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, और दुनिया भर की यूनिवर्सिटी से उनको बुलाया जा रहा है। वो पाकिस्तानी बच्चा है, दीपालपुर से उनका ताल्लुक़ है, ठीक है। हमारी सोसाइटी को नहीं पता होगा, हमारे यहाँ फजूल किस्म का, इंतहाई वाहियात किस्म का कंटेंट जो है वो फ़ौरन आएगा, उसको नहीं, उसको दुनिया उसके पीछे है कि आप हमारे पास आएँ, सिर्फ उसकी स्किल की वजह। उन्होंने बताया कि ज़मीन के अंदर, मेरे लिए भी लर्निंग थी कि तजाबियत जो है ना ये कैसे होती है। हमारे जब उन्होंने ये बात बताई, हमारे रेडियो में जो 2 जिनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था, तो उनको बताया कि पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइल टेस्टिंग लैब है, कोई फार्मर वहाँ नहीं जाता, ठीक है। कुरान की एक आयत है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादी अल उलमाओ, कि बेशक अल्लाह ताला से अहले इल्म ही डरते हैं। हमारे यहाँ सोसाइटी ये है कि हमारे यहाँ जो तबलीग कर रहे हैं वो वाइज़ीन है या मुबल्लिगीन है, वो मुफक्किरीन नहीं है, जैसे कुरान कहता है गौर व फिक्र करें।
वो नौजवान जिसका कोई रिलीजियस बैकग्राउंड नहीं है, सऊद साहब माशाल्लाह जैसे क्लीन शेव्ड हाफ़िज़ कुरान है, ऐसा ही है वो, कहता है एग्रीकल्चर साइंसेस को पढ़ पढ़ के मेरा अल्लाह की ज़ात पे ईमान आ गया। क्यों आया? कहते हैं मैं ज़मीन की तज़ाबियत को सर्च आउट करता हूँ, मुझे पता लग गया है कि अल्लाह ने इसके अंदर ये खासियत रखी है कि ज़मीन एसिडिटी को रेजिस्ट करती है। वो कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने इसको ये बताया कि आपने ये काम करना है? और दूसरे उससे चीज़ बताई कि हमारे कहते हैं माहौलियाती आलूदगी जो है ये उससे हो रही है, धुआं से। कहते नहीं, ये जो खादों का इस्तेमाल ही ज़्यादा है। अब उस बंदे ने बात की है, वो नौजवान साइंटिस्ट है, हार्डली 30 उम्र होगी। हमारे यहाँ ये स्टफ़ नहीं चलेगा। हमारे यहाँ को वाहियात किसी की चीज़ चला दें, ख़वातीन बैठी हैं, अच्छी बात नहीं, तो वो ऐसे वायरल होगा फजूल किस्म का। हमारे यहाँ एक खातून है जो क्या कहते हैं पॉलिटिशियंस के पास जाती है, उसके देखिए कितनी वायरल वीडियोज़ हैं, ये है वो है। हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है। हमें कहा गया इल्म हासिल करो, हम कहते नहीं ये इल्म नहीं हासिल करना। आकाशा, आपको भी एक प्रॉब्लम फेस होगी, आपकी जहाँ पे काम कर रही है, व्यूज़ का मसला है? बिल्कुल सर है, और उसमें ये है कि बेसिकली मेरा शो जो है ना वो हेल्थ केयर विद आकाशा खान के नाम से है। वो 10 to 15 मिनट्स का हम वो करते हैं। अब अगर आप मेरे चैनल पे जो भी उसका है, आप उसमें देखेंगे जो उन्होंने अब रिसेंटली हायरिंग की है, कुछ सिंगर्स हैं, कुछ इंटरटेनमेंट हैं, कुछ वो शो के बारे में ड्रामा तेरे बिन और समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह से वो बताती हैं, और उनके व्यूज़ मेरे से ज़्यादा हैं। और मैं एक इन्फॉर्मेटिव मैसेज लोगों तक पहुंचा रही हूँ, बट उनके व्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं। अब मैंने उनको कहा कि मैं अब गाना तो नहीं गा सकती हूँ ना, वो कहते हैं आपके क्यों नहीं है, आपके व्यूज़ क्यों नहीं, उनके हैं आपके क्यों नहीं है। अब मैंने कहा जो मेरी फील्ड है मैं उससे अलहदा तो नहीं होता मैं गाने बैठ जाऊँ, अच्छा आप इस तरह से कर लें। तो दे आर कोऑपरेटिव, वो करती हैं कोशिश, लेकिन इस चीज़ का जो फेस है मेरे ख्याल से हर किसी को करना पड़ता है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आपको मोटिवेशन अपनी बिल्कुल भी वीक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें अपने आप को कभी भी आपने डिग्रेड नहीं करना। मैं यही मैसेज एक छोटा सा दूंगी कि अपने आप को कभी भी डिग्रेड नहीं करना, अपने आप को डिवैल्यू नहीं करना, बिकॉज़ जैसे मैंने पहले बोला है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आप हैं, वो किसी के पास नहीं है। मतलब अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया आपसे प्यार करे और दुनिया आपको माने। तो आई थिंक सो कि सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को मनवाएं, अपने आप के लिए अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करें। वीकनेस है, डजेंट मैटर, हर इंसान में होती है वीकनेस, सबका। कोई एक सक्सेसफुल इंसान भी होगा ना, तो आप मुझे वो भी बता दें कि वो आप कहें कि वो परफेक्ट है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। हमने अपनी वीकनेस को सिर्फ फेड करना होता है, छुपाना होता है, हाइड करना होता है। तो अगर कोई इंसान अपनी वीकनेस को या अपने नेगेटिव पॉइंट्स को फेड कर ले, उसको एक पॉलिश तरीके से पॉजिटिविटी के साथ अगर अपीयर कर दे, तो आई थिंक तो दैट वुड बी बेटर कि आप अगर दूसरे तरीके से अपने आप को पॉलिश अगर नहीं करते हैं तो। सो ये डेफिनेटली। और मेरी स्पीच में एक स्पेशल थैंक्स जो था वो एक पर्सन का था, क्योंकि मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई है, एंड डेफिनेटली ही वाज द आई विटनेस, सर अली अब्बास। और मैं बिल्कुल आज मुझे मौका मिला है कि मैं उनको ज़रूर थैंक यू कहूँ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बिकॉज़ मुझे याद है कि जब मेरी फ़र्स्ट 1 साल पहले आपसे मिली थी, तब भी सर ने मोटिवेट किया था कि यू हैव टू डू इट, बिकॉज़ मेरी फील्ड में जॉब्स बहुत कम हैं एंड आई वाज सर्चिंग अ जॉब। और उन्होंने कहा कि वाई नॉट, तो मैंने कहा नहीं। उसके 1 साल के बाद मैं दोबारा मिली हूँ, एंड ही वाज लाइक, एक वो कॉन्फिडेंट था ना जो उनसा, वो जो यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंट मिला, वो मुझे आज तक कभी किसी और पर्सन से नहीं मिला। तो इसलिए डेफिनेटली मेरी जर्नी का और जितना भी थोड़ी बहुत जो भी मेरी अचीवमेंट है, डेफिनेटली मैं ज़रूर उनको कंसिडर करती हूँ कि वो एक इंसान हैं जिनकी जर्नी में, मेरी जर्नी में उनका बहुत क्रेडिट है। और ऐसी मोटिवेशन जो है मेरे ख्याल से सर आगे भी देती जाइएगा ताकि और ज़्यादा मुझे सक्सेस मिले। सो आई थिंक सो मैं खुश हूँ। और सर दूसरी बात ये है कि आई थिंक सो कि जैसे आप काम कर रहे हैं और आप जैसे कुछ और भी लोग होने चाहिए, सो दैट कि हमारे जैसे लोगों को मोटिवेशन मिल सके पॉजिटिवली और हम काम कर सकें। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, ये हक़ाइक़ हैं, रियलिटी यही है। मैं थोड़ी सी तरह मुख्तलिफ बात करना चाहता हूँ कि हर दौर के आका ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम, हर अहद की तारीख़ फ़कत चंद सौदाई। कोई दीवाने होते हैं और वो अपना काम करते हैं और उन्हें पता होता है कि मैंने ये मेरा काम है, ये मैंने ही करना है। तो जब वो कुछ दीवाने अपना काम करेंगे, तो अभी जैसे ये सब बात कर रहे हैं तो सबके हमारे टेस्ट ख़राब हो गए, हमारे टेस्ट बड़ ख़राब हो गए बेसिकली। हमारे जो देखने के और
सुनने की जो सलाहियत है ना वो यकीन मुतासर हो गई है। इसलिए हम इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं हमारी सोसाइटी में इन जनरल। मेरा मानना ये है कि जब अच्छा कंटेंट क्रिएट होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के टेस्ट बनने शुरू हुए। छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं कुछ दिन पहले मैंने सोचा कि मैं मीठा ख़त्म कर दूँ, मीठा अपनी खुराक में यूज़ ना करूँ। तो आम के मैंगो के मिल्क शेक के अंदर मैंने मिसेस से कहा कि आपने ना मेरे के अंदर मीठा नहीं डालना, और इस बात को कोई 8-10 दिन हो चुके थे, मैंने वो मीठा खाना छोड़ दिया था। तो रात को उन्होंने मेरा और मेरे बेटे का गिलास जो है वो फ्रिज में रख दिया कि सुबह पी लेंगे। सो मैंने जब मैंने चखा तो वो बहुत मीठा था, और जब मैंने दूसरा चखा तो वो भी मीठा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने आपसे कहा था कि मेरे में आपने मीठा नहीं डालना, आपने क्यों डाल दिया? उन्होंने कहा जी इसमें नहीं है, इसमें है। लेकिन यकीनन वो जो जिसमें मीठा नहीं था उसमें भी मीठा ओरिजिनल था, जेन्युइन था, जो कि उसके अंदर मौजूद था। चूँकि मेरे जो टेस्ट बड ठीक हो गए हैं, अब मुझे उसका मीठा फील होता है। तो एक्चुअली मसला ये है कि हम सब के जितना कंटेंट की बम्बार्डमेंट हो रही है, जितना कंटेंट जनरेट हो रहा है, उसके नतीजे में हमारे टेस्ट बड ख़राब हो गए। तो आई विश, और मैं उसका एक हिस्सा बनना चाहता हूँ कि हम वो कंटेंट क्रिएट करें जो लोगों के वो टेस्ट बड ठीक कर दें, वो अच्छा कंटेंट देखना शुरू करें और वो उसको उनको फ़ायदा हो। और ये जो कासिम अली शाह फाउंडेशन काम कर रही है मैम, ये भी वही अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है कि लोगों की ज़िंदगी के अंदर एक तब्दीली है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे मेरा एक आप सबसे ये सवाल है, कोई भी आप आंसर दे सकते हैं, डॉक्टर बोगस आप भी अगर चाहें तो। एक तरीका अपनाया आफ्ताब इकबाल साहब ने, उन्होंने कुछ मज़ाहिया भी किया। मैं सारी ज़िंदगी जो है ना वो तुलबात कहता था, उनका प्रोग्राम देखने के बाद मैंने कहा ये तुलबात तो वर्ड नहीं ठीक, ये तो तलबा वर्ड है, तालिब से निकला है, तालबात वर्ड है, तालबा और तालबात। तो मैंने ये उनसे लर्निंग कर ली। तो अगर कुछ कंटेंट को थोड़ा सा ऐसे मास लेवल के लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए अगर थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करके और साथ फिर नॉलेज की बात की जाए, जैसे नईम अख्तर साहब, नईम बुखारी साहब ने भी बहुत बड़ा ये काम किया है, अनवर मसूद साहब ने किया है, और उनके साथ जो आते थे अनवर मसूद साहब के साथ मोइन अख्तर साहब, उन्होंने भी ये बहुत काम किया है कि वो उन्होंने थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करके फिर नॉलेज की बात की। तो क्या ये वर्क कर सकता है? मीर साहब आप थोड़ा सा बता दें इस पर। अली भाई बिल्कुल डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन जो कल हमारी बात हो रही थी, सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है ना हमारे कंट्री के अंदर स्पॉन्सरशिप का है। वो किसी भी लेवल पे देखें, जो आपने बात की अनवर मसूद साहब की या मोइन साहब की, उनके पीछे सर चेहरे फ्रंट पे 2 हैं लेकिन पीछे 10 लोगों की टीम काम करती है। अब उसके लिए आपको रिसर्चर भी चाहिए, आपको गेस्ट ऑनबोर्डिंग मैनेजर भी चाहिए, आपको प्रॉपर लाइटिंग, सारा कुछ चाहिए। वो जो एक्सपेंस है ना वो मीट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है। हमारे यहाँ तो मैक्सिमम जो है सोलो राइडर्स हैं कि सिंगल बंदा होता है, वो कैमरा पकड़ा, मैक्सिमम एक लाइट ले ली, अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया। उसके पास इतना टाइम भी नहीं है, ना ही उसके पास इतना दिमाग है कि वो ये सारी रिसर्च कर पाए। ये मेजर वजह है जिसकी वजह से हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते ही नहीं। और साथ फ्लो वाली बात, मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा, नईम सिकंदर की एक पॉडकास्ट है मुज़म्मिल हसन के साथ, वो आप लाजमी देखिएगा। उस पर उन्होंने नंबर क्रंचिंग के ऊपर जो है ना बात की हुई है कि 1 मिलियन वर्सेस 1 लाख के अंदर फ़र्क क्या है। 1 मिलियन अपेरेंटली तो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वैल्यू जो है या जो उसकी वेटेज है वो 1 लाख वाले की ज़्यादा है। तो ये पॉडकास्ट आप लोग लाजमी देखिएगा, स्पेशली जो लोग नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आइडियाज़ का भी आपको अंदाज़ा होगा। अब जिस तरह कल हम एक और बात कर रहे थे कि आप उमर की आपने मुझे कहा, वो पेड एक्टर लेता है, साथ में होस्ट है, साथ में वो पेड एक्टर लेता है। पेड एक्टर का मतलब है कि उनको डेफिनेटली एक एक्सपेंस है, उनको पे करना है। स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं वो लोग, पूरी एक स्टोरी बोर्ड लिखा जाता है। उसके बाद अब इस तरह फौज साहब ने अगर फिल्म में काम किया है तो ये फ्रंट पे तो एक चेहरा है, लेकिन पीछे कितने लोग होंगे जी आपके जो काम करते हैं। ये वो वजह है, जब तक स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी हम कंटेंट क्रिएशन वाले जितने भी लोग हैं, हम एक लिमिटेशंस के अंदर एक छोटे से कुजे में बंद रहेंगे हम लोग। वो कुजा तभी खुलेगा जब पीछे से पैसा आएगा, हमारे पास एक्सपेंस होगा, हम उस पर लगा सकेंगे और फिर आइडियाज़ में जाएंगे। मैं वैसे पर्सनली इस चीज़ पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक ये ह्यूमर जो है एक नेचुरल होती है। अब मैं चाह कर भी उस तरह से नहीं क्रिएट कर पाता, लेकिन मैं इस पे काम कर रहा हूँ। और डेफिनेटली अगर ह्यूमर के एजुकेशन के साथ ह्यूमर करते हैं तो इस पे बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे ख्याल से। साउंड साहब बहुत अच्छा ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं। आज इनकी बातें सुनिए, शायद कुछ असर हो जाए हम पे। मैं इसमें ऐड ऑन सिर्फ ये कर सकता हूँ कि मुझे ये बताएं, ये दोनों मूसा भाई बैठे हैं, मुझे पे बैठे हुए हैं, ये दोनों आए हुए और आवाम आप देखें कितनी, इनका आप लोगों ने शायद कंटेंट सुना हो, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बड़ा मज़ा आता देख के। यहाँ पे अगर हम कोई और टिकटॉकर बुलाएंगे तो रश लग जाएगा, ऐसे ही है। अब अगेंस्ट स्पॉन्सरशिप
स्पॉन्सरशिप भी उनको ही मिलती है क्योंकि उनको पता है उनके पास ऑडियंस ठीक है। हो चुकी है बात, हाँ लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ह्यूमर के साथ थोड़ा सा इंटेलेक्ट आप मिक्स करके गूंद के आवाम का, लेकिन वो अब हर बंदे की नीश है ना, हर बंदे की नीश है, वो डिफाइन हो जाती है कि वो उसमें कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब जैसे अनवर मकसूद या मोइन अख्तर साहब थे, वो उनकी नीश डिफाइन होगी, वो उसमें कर सकते हैं। शायद मैं उसमें जाना चाहूँ या कोई और ये जाना चाहे, वो शायद उस तरह कामयाब ना, उनकी वो नीश नहीं है उसके अंदर। अब आपने आफ्ताब इकबाल सर का नाम लिया है, उनके अलावा बाकी टीवी चैनल से भी शोज चल रहे हैं, एक दो अच्छे भी चल रहे हैं, एक दो हैं जो शायद हम देखना पसंद ही ना करें। तो वो डिपेंड करता है ना नीश किसकी कहाँ पे घुसना चाह रहा है।